हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी रीडिंग की इस क्लास है और अपन पढ़ रहे थे विकास वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। एक पार्ट कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं। रिक्वेस्ट यही कि लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे और कमेंट कर देना, जो भी दिक्कत लगे अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी इसकी, तो वहां उसको डाउनलोड कर लेना। सब कुछ फ्री है यार, ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी यार ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको पता रहेगा कब क्लास होनी कब नहीं होनी, तो सारी बातें वहां पर आपको पता रहेंगी। ठीक बात है, चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अनुकूली विकिरण से अपन को स्टार्ट करना है आज का लेक्चर। ठीक है, अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण इंग्लिश में एडेप्टिव रेडिएशन। देखो, डार्विन जो थे, डार्विन नाम तो सबने सुना होगा रे, ठीक है। डार्विन जो थे, इनको गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया कि हम पैसे देंगे, सरकारी खर्चे पे आप घूम के आओ। तो सरकार की ये इच्छा थी कि ये जाएंगे, साइंटिस्ट हैं, जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो नई खोज करके लाएंगे। ठीक है, उन्होंने स्पॉन्सर किया कि आप घूमने जाओ और इनको एक शिप दे दी और उस शिप का नाम था HMS बीगल। ठीक है, और इनको भेज दिया। ये गए घूमने, 5 साल तक घूमे जिए। ठीक है भाई, 5 साल तक क्यों ना घूमे, इंसान सरकारी खर्चे पे घूम रहा है। ठीक है, अपने पैसे पे घूमे तो एक दिन वापस ना जाए, लेकिन सरकारी पैसा था तो ये घूमने गए, 5 साल तक घूमे। और इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे इनको टापू दिखाई दिए, द्वीप दिखाई दिए, आइलैंड्स इनको दिखाई दिए। ठीक है, और वो आइलैंड कौन से थे? वही गैलापागोस आइलैंड थे। ठीक है, और उन टापुओं पर, उन जो द्वीप थे, जो आइलैंड्स थे, उन पर ये रुक गए और इन्होंने वहां पर क्या देखा? वहां पर इन्होंने चिड़िया देखी। ठीक, इतना पैसा सरकार का लगा के ये गए हैं और वहां पर बैठ के चिड़िया देख रहे हैं। और चिड़िया की भी क्या देखी? चोंच देखी चिड़िया की। और इन्होंने नोटिस क्या किया कि एक ही प्रजाति की जो चिड़िया है, उनकी चोंच की जो साइज है ना यार, वो अलग अलग है। मान लो 2 अलग अलग प्रजाति की क्या हो, चिड़ियाएं हो, तो उनकी चोंच अलग अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन एक ही प्रजाति की चिड़िया की चोंच अलग अलग होना, ये तो कुछ अलग ही चीज है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो डार्विन साहब थे, ये पढ़ लेते हैं, डार्विन साहब थे, वो HMS बीगल पर बैठ गए, गैलापागोस आइलैंड गए, चिड़िया की चोंच इन्होंने देखी। और वो चिड़िया, पहले जो चिड़िया तो थी ना, उनका जो पूर्वज था उन चिड़ियाओं का, वो बीज खाती थी पहले ना, वो बीज खाती थी। ये सारी चिड़िया पहले बीज खाती थी। पहले इनकी चोंच एक ही साइज की थी, उस टाइम पर ये बीज खाती थी। बाद में इन चिड़ियाओं की चोंच जो है वो अलग अलग हो गई। ठीक है, एक ही प्रजाति की चिड़िया है, लेकिन उनकी चोंच जो है, उसकी साइज जो है वो अलग अलग हो गई। भैया ये कैसे हुआ? देखो, वो जो चिड़िया जो थी वो पहले कैसी थी? बीज खाने वाली थी। उस प्रजाति की जो चिड़िया थी वो सिर्फ बीज खाती थी और कुछ नहीं खाती थी। लेकिन कुछ डार्विन ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा वहां पर, या तो बीज खत्म हो गए होंगे, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा कि इन लोगों ने, ये जो चिड़ियाएं हैं, इन्होंने बीज खाना छोड़कर ये फल खाने लग गई, ये कीट खाने लग गई, कुछ और खाने लग गई, और उसके कारण इनकी जो चिड़िया की जो चोंच है, उसकी साइज जो है वो बदल गई। ठीक है, आज समझते हैं इसको। तो डार्विन जो है HMS बीगल पर गए, गैलापागोस आइलैंड पहुंचे, चिड़ियाओं की चोंच देखी, और चिड़िया की चोंच, वो चिड़िया कैसी थी? बीज भक्षी थी, मतलब बीज खाती थी। डार्विन ने चिड़िया की चोंच में विविधता पाई, लेकिन डार्विन ने देखा कि चिड़िया की चोंच की जो साइज है वो अलग अलग है। इन चिड़ियाओं को डार्विन फिंचेस कहा गया, और फिर उन चिड़ियाओं को डार्विन ने देखा था, इसलिए इनको क्या कहा गया? डार्विन फिंचेस, डार्विन की चिड़कली। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, डार्विन फिंचेस इसके अनुकूली विकिरण के एग्जाम्पल है। ये अनुकूली विकिरण एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल है। डार्विन फिंचेस और शिशुधानी प्राणी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ठीक है, आ जाओ इसको समझते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन को समझते हैं, अनुकूली विकिरण क्या है। मैं कह रहा हूं कि जो चिड़िया थी वो कैसी थी? बीज भक्षी थी। चिड़िया कैसी थी? बीज भक्षी थी। लेकिन 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 अब वो चिड़िया क्या खाने लग गई? फल खाने लग गई, तो उसकी चोंच की साइज क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अब वो चिड़िया बीज को छोड़ के कीट खाने लग गई। पहले वो चिड़िया क्या खाती थी?
उसकी जो पूर्वज थे वो क्या खाते थे, बीज ही खाते थे उस प्रजाति के लोग। लेकिन अब जो है नई जो प्रजाति आई है वो फल खाने लग गई, कुछ उनमें से बीज कीट खाने लग गए, कुछ उनमें से कैक्टस खाने लग गए। तो उनकी इसलिए उनकी साइज क्या है, अलग अलग हो गई। अडेप्टिव रेडिएशन की परिभाषा बताता हूं, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर, एक आइलैंड था तो एक भौगोलिक क्षेत्र तो है ही, उस आइलैंड पे वो चिड़िया रह रही थी तो एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रह रही थी, बिल्कुल सही बात है। तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर किसी एक पॉइंट से कोई चीज शुरू हो और अलग अलग जगह फैल जाए, उसको अडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ये चिड़िया थी, एक पॉइंट से फैलने का मतलब कि पहले वो सारी बीज बक्सी थी, अब वो अलग अलग फैल गई, मतलब कुछ फल बक्सी हो गई, कुछ कीट बक्सी हो गई, कुछ कैक्टस बक्सी हो गई, तो फैल गई। यही क्या होती है, अडेप्टिव रेडिएशन होती है। और आप एक चीज नोटिस और करो, ये क्या होता है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है क्या, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है या नहीं है? अरे चीजें डाइवर्ज हो रही हैं या नहीं हो रही, एक ही जगह से अलग अलग फैल रही हैं, इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी तो कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है। कल जो पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझाया था। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हिंदी में बात करूं तो अपसारी विकास, अपसारी विकास। चलो भैया ये समझ में आ गया हमें। बात करें अभिसारी विकास की, बात करते हैं। अपसारी विकास बता दिया मैंने, अभिसारी विकास की बात करते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक से अधिक अनुकूली विकिरण, एक से अधिक, एक अनुकूली विकिरण आपको समझ में भैया आ गया। तो एक से अधिक अनुकूली विकिरण, अडेप्टिव रेडिएशन अगर एक से अधिक हो रहे हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र में अगर प्रकट हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अपन अभिसारी विकास कहेंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अगर एक से ज्यादा अनुकूली विकिरण हो जाए ना, तो उसको क्या कहेंगे, अपन अभिसारी विकास कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। वापस एक बार ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है, और एक बार अगर आपने ध्यान से सुन लेना तो समझ में आ जाएगी आपको ये चीज। भैया क्या चीज है, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक ही अनुकूली विकिरण हो रहा है ना, तो वो क्या है, वो अपसारी विकास है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अगर एक ही अनुकूली विकिरण हो रहा है तो वो क्या है, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, वो अपसारी विकास है। लेकिन किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अगर एक से अधिक अगर अडेप्टिव रेडिएशन अनुकूली विकिरण हो तो वो अभिसारी विकास है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। आ जाओ देखते हैं, और इसको अपन यहां पर एक पेज लेंगे और इस पेज पे इसको समझते हैं। ये नीचे आ गया क्या, चलो इस पेज को यहां से डिलीट करके थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। एक मिनट जस्ट, अब देखो ए, ये बी, ठीक है, और ये एक ही क्या है, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ये दो प्रजातियां हैं, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। एक मिनट सही से बनाते हैं इसको थोड़ा सा, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर है, मतलब एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि यहां पर ए वाले के अंदर क्या हुई, अनुकूली विकिरण हुई, और इससे क्या है, ए प्रजाति से कुछ अलग अलग चीजें बन गई है ना, उनकी जो है आदत अलग अलग हुई और उससे क्या है, अलग अलग चीजें बन गई। ठीक है, तो किसी एक ही चीज से अलग अलग चीजें बन जाएं, अलग अलग प्रजातियां नहीं बन जाएं, अलग अलग टाइप की चीजें बन जाएं, तो क्या होता है, अनुकूली विकिरण होता है। अभी तो समझाया मैंने कि भैया एक बीज बक्सी थी, वो अब फल बक्सी हो गई, कुछ कीट बक्सी हो गई, कुछ कैक्टस बक्सी हो गई, तो एक ही चीज से अलग अलग बन गई है ना, तो क्या है, अनुकूली विकिरण है। सेम वैसे ही ये ए से क्या है, कुछ अलग अलग चीजें बन गई, तो ये क्या हो गई, ये अनुकूली विकिरण है। भैया बोलो ठीक बात है, ये तो हमें समझ में आ गया। और ये अनुकूली विकिरण के साथ साथ में क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है या नहीं है, अरे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है या नहीं है, बिल्कुल भैया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो है ही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है। हिंदी में बात करूं तो अपसारी विकास है, अपसारी विकास है। चलो भैया ठीक बात है, ये तो ठीक बात है। ऐसे ही मैं बात करता हूं बी की। ठीक है, तो बी भी कोई स्पीसीज है, और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, अनुकूली विकिरण हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, अनुकूली विकिरण हो रहा है। बोला ठीक बात है भैया, अनुकूली विकिरण हो रहा है।
ठीक है, जैसे ए के अंदर अनुकूली विकीर्ण हुआ वैसे ही बी के अंदर भी अनुकूली विकीर्ण हुआ। एक ही चीज से बहुत सारी अलग अलग चीजें बन गई तो वो क्या है, अनुकूली विकीर्ण। भैया ये भी क्या है, यहां पर भी डाइवर्स हो रहा है, एक ही जगह से उठ के अलग अलग चीजें फैल रही हैं, डाइवर्स हो रहा है, अपसारी विकास है ये भी। बोले यहां तक तो मैं समझ में आ गया, लेकिन आप तो हमें ये अपसारी विकास समझा रहे हो, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझा रहे हो, लेकिन आपने कहा था हम तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन समझाएंगे। अभी समझाता हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अगर एक से अधिक अगर क्या हो रहे हैं, अनुकूली विकीर्ण हो जाए। यहां पर देखो दो अनुकूली विकीर्ण हो रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं सिर्फ ए वाले को देखूं ना, सिर्फ अगर मैं ए वाले को देखता हूं तो मेरे को एक ही अनुकूली विकीर्ण दिखाई देगा, और एक ही अनुकूली विकीर्ण दिखाई देगा तो मेरे को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ बी वाले को देखूं तो मुझे एक ही अनुकूली विकीर्ण दिखाई देगा और मुझे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों अनुकूली विकीर्ण को साथ में देखूं ना, ए और बी दोनों को साथ में अगर मैं देखूं तो मेरे को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास दिखाई देगा। बोले कैसे दिखाई देगा भैया, ध्यान से देखना भैया। ये ए वाले से कोई एक नई स्पीसीज बनी, मान लो सी बन गई, मान लो सी बन गई, ठीक है, और बी वाले से भी कोई नई स्पीसीज बनी, और दोनों से क्या है, दोनों अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजों से एक ही चीज बन रही है, कन्वर्ज हो रहा है, दो अलग अलग चीजों से एक ही चीज बन रही है तो क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। दो अलग अलग चीजें ए और बी अलग अलग स्पीसीज हैं और दोनों में क्या है, दोनों से एक ही गुण वाली स्पीसीज बन रही है तो ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। तो मैंने कहा क्या कहा आपको कि अगर एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अगर दो अनुकूली विकीर्ण हो, एक से अधिक, दो नहीं एक से अधिक अगर अनुकूली विकीर्ण हो तो क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाता है। तो ये क्या दिखाता है अपन को, ये जो पूरा जो है ये क्या दिखाता है अपन को, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किसी एक को देखेंगे तो क्या दिखेगा अपन को, डाइवर्जेंट, और अगर दोनों को साथ में देखेंगे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाई देगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अभिसारी विकास, अभिसारी विकास, अभिसारी विकास। चलो इसको एक बार वापस इसकी रीडिंग मार लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो, अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात कर रहे थे अपन। एक से अधिक अनुकूली विकीर्ण, एडेप्टिव रेडिएशन अगर एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं, अभिसारी विकास कहते हैं। ठीक है, अभिसारी विकास कहेंगे अगर एक से अधिक अनुकूली विकिरण अगर एक भौगोलिक क्षेत्र में अपन को दिखाई दे तो। ऑस्ट्रेलियन एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल ममल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल ममल दो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन एक ही भौगोलिक क्षेत्र के अंदर हो रहा है क्या, दो अलग अलग अनुकूली विकिरण हो रहे, दो अलग अलग। ये मान लो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एक ए स्पीसीज है और प्लेसेंटल ममल्स क्या है, बी स्पीसीज है। दोनों के क्या है, यहां पर क्या हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, अनुकूली विकिरण हुआ दोनों का, और क्या बन गई, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। अब एनसीईआरटी में लेके चलता हूं मैं आपको और आपको दिखाता हूं। चलो उसको यहां से पढ़ ही लेते हैं पहले। डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापागोस द्वीप गए थे, मैंने आपको बता दिया, एचएमएस बीगल पर बैठ के गए थे, जहां उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह थी कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया, जिसको डार्विन फिंच के नाम से जानते हैं अपन, ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती हैं। जितने भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया था वे सभी उस द्वीप में ही विकसित हुई थी। यह पक्षी मूलतः बीजभक्षी था, पहले बीजभक्षी था। विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ साथ अनुकूलित हुई, कोई चेंजेस आए होंगे और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज कर लिया खुद को, और उनकी जो चोंच है वो ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीटभक्षी और शाकाहारी फिंच बना दिया। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का परिक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। बता दिया मैंने आपको ना। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। एक अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल शिशुधानी प्राणियों का है, ये मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। अधिकांश मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, एक पूर्वज से विकसित हुए और वे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास अपन कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अपरास्थानी जंतु भी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकल्प में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें प्रत्येक मेल खाते हैं। मार्सुपियल उदाहरणतः अपरास्थानी भेड़िया और तास्मेनिया वुल्फ मार्सुपियल भी इस समान दिखाई देता है। अभी डायग्राम से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले चिड़िया देख लेते हैं।
ये देखो चिड़िया की चोंच, इसकी चोंच, इसकी चोंच, इसकी चोंच, अलग अलग चोंच है, ठीक है। चलो जाओ। ये क्या है? शिशुधानी प्राणी है ना। इसका यहां पर देखो किसी एक ही जीव से ये इनकी एक ही पूर्वज था, उससे देखो ये अलग, कोई बाघ बिल्ली, ठीक है, परित चिट्टी खोर, कुछ शिशुधानी चूहा, कंगारू, ऑस्ट्रेलिया बोम्बेट, ठीक है, ये बोम्बेट बन गया, ये बेंडिकूट बन गया ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक और डायग्राम है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये इसको याद कर लेना, लिख लिख के याद करोगे, आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वापस आ सकता है, यहाँ से हार्ड क्वेश्चन बन सकता है। हार्ड कुछ नहीं भाई, एग्जाम्पल आपको याद देंगे तो देखते टिक मार दोगे, वरना सोचते रह जाओगे कौन किसका था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अपरास्तनी, ठीक है। और यहां पर क्या है? ये आपके प्लेसेंटल ममल्स हो गए, अपरास्तनी, ठीक है। और ये हो गया आपके ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी। अब इनमें देखो ये देखो, ये मान लो ए है, अपरास्तनी क्या है? ए स्पीसीज बताई थी मैंने, ये मान लो बी स्पीसीज है। दोनों में क्या हुआ? अनुकूली विकीर्ण हुआ और एक सी स्पीसीज बन गई। और वो सी स्पीसीज क्या है? यही है, देखो छछूंदर है ना। अपरास्तनी में क्या है? छछूंदर। इसमें क्या है? शिशुधानी, स्तनी, छछूंदर। दोनों सी स्पीसीज है, ये दोनों क्या है? सी स्पीसीज, एक जैसी बन गई ना। अरे ए और बी अलग अलग थी, लेकिन दोनों में क्या हुई? अनुकूली विकीर्ण हुआ और एक सी स्पीसीज बनी। वो देखो ये दोनों सी स्पीसीज हैं, दोनों सेम हो गई ना। हाँ, छछूंदर और शिशुधानी, स्तनी, छछूंदर। चींटीखोर और नंबेट चींटीखोर, ठीक है, याद रखना इनका। चूहा, शिशुधानी चूहा। लेमर, धब्बेदार कसकस, ठीक है। उड़न गिलहरी, उड़न फिलेंजर, इनके नाम याद रखने आपको। बोब कैट, तास्मेनिया टाइगर कैट है ना, तो इनके नाम याद रखने आपको ना, कौन किसका साथ में है ना। भेड़िया, तास्मानियाई भेड़िया, ठीक है, तो ये आपको याद रखने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। जैव विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन, इसकी थ्योरीज की बात करते हैं। लेमार्क इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लेमार्किज्म, लेमार्कवाद भी इसको कहते हैं, ठीक है। लेमार्क ने क्या थ्योरी दी? लेमार्क साहब ने कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। लेमार्क साहब बोले कि उपार्जित लक्षण जो हैं उनकी क्या होती है? वंशागति होती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि हम जिंदगी में जो भी हासिल करेंगे ना, और हम जिंदगी में जो भी हासिल करेंगे वो बच्चों के अंदर अपने आप जाएगा। सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी एक्टर का बेटा एक्टर जन्मजात से होगा, और कोई डॉक्टर बन गया ना तो उसका बेटा जो है वो बचपन से ही जब जन्मेगा ना तो वो व्हाइट कोट और इंजेक्शन और सब लेके पैदा होगा। इनका कहने का मतलब ये था कि मतलब किसी ने एक बार बॉडी बना ली, सिक्स पैक बना लिए, तो उसके बेटे के ऑटोमेटिक ले जाएंगे। इनका कहने का मतलब यही था। तो उपार्जित लक्षण वो लक्षण होते हैं जो अपन अपनी जिंदगी में अर्जित करते हैं, धीरे धीरे अर्जित करते हैं, ठीक है। कोई इंसान ने ज्ञान प्राप्त किया तो उसके बच्चे में वो ज्ञान चला जाएगा, कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। बच्चे को पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, ये बात बोली लेमार्क साहब ने, ठीक है। कहा कि जो इंसान अपनी जिंदगी में जो अर्जित कर लेगा उसका बेटा या फिर उसके जो उसकी संतति आएगी उसमें वो चीज ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। तो एक्टर के बेटे एक्टर बढ़िया होते हैं क्या? नहीं होते, ठीक है। कि किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर जन्मजात थोड़ा ना बन के आता, पढ़ के बन जाए वो अलग बात है। जन्मजात थोड़ा ना बन के आता, नहीं बनता, ठीक है। और किसी कोई पहलवान बन गया, उसका बेटा जन्मजात पहलवान होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। अब मैं बेटा बोल रहा हूँ, बेटी, ठीक है, वो इंक्लूड कर लेना, ठीक है। बेटा चलो। अंगों के अधिक, ये पहली बात बोली, और ये बात आपको पच रही है क्या? और नहीं पच रही बिल्कुल भी, है ना। चलो, अंगों के अधिक अथवा कम उपयोग का प्रभाव। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि जिस अंग को आप जितना ज्यादा यूज करोगे ना वो उतना ही ज्यादा विकसित होता जाएगा। इन्होंने कहा कि जिस अंग को आप जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? विकसित होता जाएगा, ठीक है। अब इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते? ठीक है। अब भाई देखो, इस बात से बहुत सारी जो अपन देखें तो बहुत सारी चीजों में ये लागू होती है ये चीज कि जिस अंग को हम जितना काम में लेते हैं वो उतना विकसित होता है। जैसे मैं अगर मेरी इस एक हाथ की एक्सरसाइज करूंगा तो ये हाथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं अगर मेरी आंखें ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगा तो मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। आंखों की रोशनी कम होती जाएगी, बिल्कुल सही बात है भैया, ये भी आपकी ठीक बात है। तो ये वाली बात भी इनकी एकदम सही नहीं थी, लेकिन एकदम गलत भी नहीं है, ठीक है। चलो, इन्होंने इस बात का एग्जाम्पल इसलिए दिया, ऐसे दिया कि ये अंगों के अधिक अथवा कम उपयोग का प्रभाव, इन्होंने ये बात ऐसे कही कि जिस अंग को आप जितना यूज करोगे वो उतना ज्यादा विकसित हो जाएगा। जैसे जिराफ का अपन एग्जाम्पल देखते हैं, तो जिराफ जो है पहले उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन फिर क्या नीचे घास खत्म हो गया तो उनको पेड़ों से टहनियां खानी पड़ी। तो जो टहनियां खाने के लिए, जो पेड़ों से पत्तियां तोड़ने के लिए उनको अपनी गर्दन जो है वो ऊपर करनी पड़ी, वो धीरे धीरे क्या होगी? लंबी होगी। ये इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया इसकी सपोर्ट में, इस बात के। लेमार्क की एक बुक थी जिसका नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजी की, एग्जाम याद रखना है, ठीक है। बुक थी इनकी फिलोसॉफिक जूलॉजी की। जीव की जरूरत के अनुसार नया अंग बनता है। इन्होंने एक बात और बोली कि जीव के
जीव के जरूरत के अनुसार, जीव की जो जरूरत है उसके अनुसार उसके अंदर नया अंग बन जाता है। ये लेमार्क साहब बोल रहे हैं सारी बातें कि भैया उपार्जित लक्षण उनकी वंशागति होती है, जो इंसान अपने जीवन में कुछ अर्जित कर लेगा उसके बच्चे में वो अपने आप चली जाएगी। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि आप जिस अंग को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा विकसित हो जाएगा। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली कि जीव की जरूरत के अनुसार उसमें अंग जो है वो विकसित हो जाता है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पीछे भी आंख लग जाए, अरे लग जाएगी, मेरे को जरूरत है पीछे आंख लगा लूं मैं, लग जाएगी? नहीं लगेगी। तो अपनी जरूरत के हिसाब से अंग थोड़ा ना बन जाता है ना। तो ये वाली बात भी इनकी गलत ही होगी। जितने भी उपार्जित लक्षण होंगे वो संतति में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इन्होंने वो बात मैंने आपको बताई दी कि जितने भी उपार्जित लक्षण होंगे वो संतति में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मान लो मैंने कुछ सीख लिया तो मेरे बच्चों में वो अपने आप आ जाएगा। इनका कहने का मतलब यही है। ठीक है, चलो अब ये बातें बोल रहे थे लेमार्क साहब, बहुत सारे ये बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत सारे लोग जो है इनकी बातें मान भी रहे थे कि भैया लेमार्क साहब सही बोल रहे हैं कि जिस अंक को आप जितनी ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा वो सही विकसित होगा। जैसे मैंने आज हाथ की एक्सरसाइज करी तो ये वाला हाथ जो है मेरा तो बहुत ज्यादा मेरे को भारी भारी लग रहा है, पावर लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और ये वाला हाथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग। तो ये इन चीजों के लिए भी लोग सपोर्ट में थे, लोग इनकी बातें मान भी रहे थे। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए, फिर साइंटिस्ट आए, नाम था उनका विजमैन। ठीक है, विजमैन आए। विजमैन ने कहा कि लेमार्क साहब मैं आपकी थ्योरी को नहीं मानता। लेमार्क साहब हंस के बोले ठीक मत मान, तो बाकी दुनिया मान रही तू मत मान। ठीक है, लेकिन विजमैन साहब ने कहा कि सुनिए सरी मेरी बात तो सुनो आप, मैं आपकी थ्योरी जो उसको डिसअप्रूव करूंगा विद फैक्ट्स। तो उन्होंने लेमार्क साहब, ये पूरी बहुत सारे लोग बैठे थे तो लेमार्क साहब को सुननी पड़ी, इतने सारे लोगों में इतनी बड़ी बात बोल दी। तो लेमार्क साहब ने बोला कि ठीक है चल बता। विजमैन ने कहा कि मेरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। लेमार्क साहब बोले कि अच्छा अब मेरे को तेरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत है क्या? चलो विजमैन फिर जो है उन्होंने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करनी स्टार्ट करी और उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ये कहती है कि दो टाइप की कोशिका होती हैं, दो टाइप की कोशिका होती हैं। एक होती है सोमेटिक सेल, एक होती है सोमेटिक सेल, और एक होती है जर्म सेल, एक होती है जर्म सेल। ठीक है, तो लेमार्क साहब बोले कि यार तू मुझे मत समझा ये सोमेटिक सेल क्या है, जर्म सेल क्या, ये मत समझा, मेरी थ्योरी गलत कैसे है, मैंने जो बातें बोली हैं वो गलत कैसे हैं वो बता मुझे तू बस, तू है ना। तो विजमैन बोले कि सुनिए तो सही आप, है ना, बोले सोमेटिक सेल होती है और जर्म सेल होती है। बोले ठीक है, सोमेटिक सेल में अगर कोई बदलाव आएगा ना, सोमेटिक सेल में कोई बदलाव आएगा तो वो बच्चों के अंदर अगली जो संतति आएगी उसमें ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, सोमेटिक सेल के अंदर कोई बदलाव आएगा तो वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर जर्म सेल के अंदर कोई बदलाव आएगा तो वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन आप क्या वो कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि जितने भी आप लक्षण, जितने भी गुण आप अपने जीवन में अर्जित करोगे वो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये तो साहब आपकी बात गलत हो गई, क्योंकि अगर जर्म सेल में बदलाव आया तो वो बच्चों के अंदर जाएगा, सोमेटिक सेल वाला नहीं जाता। ठीक है, इतने सारे साइंटिस्ट थे, सबने बात सुनी और लेमार्क की थ्योरी वहीं क्या हो गई, डिसअप्रूव हो गई। ठीक है, तो लेमार्क की थ्योरी डिस्कार्ड किसने करी, विजमैन की थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ने। ठीक, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर है डार्विन साहब। लेमार्क साहब ने अपनी बातें बोल दी, लेमार्कवाद खत्म, डार्विनवाद की शुरुआत हुई, डार्विनिज्म इसको कहते हैं। और डार्विन साहब ने क्या कहा, इनकी कुछ थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इन्होंने पहली बात बोली कि अधिक प्रजनन दर की बात करी कि अधिक प्रजनन दर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जीव के अंदर, हर एक जीव के अंदर अधिक से अधिक प्रजनन करने की क्षमता है। ठीक है, हर एक जीव के अंदर अधिक से अधिक प्रजनन करने की क्षमता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। ठीक है, हर एक जीव के अंदर अधिक से अधिक प्रजनन करने की क्षमता है। इसको मैं एक एग्जांपल से दूं, ठीक है, तो आप समझना कि भाई हर एक इंसान जो है वो बच्चे पैदा कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे कर सकता है ना, 20-21 कर सकता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 20-21 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन वो करता क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पता है ना कि इसके ये बच्चे स्कूल में भी जाएंगे कल को। ठीक है, वहां पर फीस देनी पड़ेगी, कल को फिर है ना इनका खाना भी लाना पड़ेगा, है ना, सबको मैगी खिलानी पड़ेगी, वहां पर भी पैसे लगेंगे, फिर इनकी शादी भी करनी है, वहां पर भी पैसे लगेंगे, 21 बच्चों की शादी करनी है, बताओ। ठीक है, तो इसलिए मेंटेन रहता है। ठीक, सेम वैसे ही डार्विन यहां पर कह रहे हैं कि हर जो जीव है उसके अंदर अधिक से अधिक प्रजनन करने की क्षमता जरूर है, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों नहीं, रीजन बताते हैं कि कुल संख्या लगभग स्थिर रहती है। हर जीव के अंदर प्रजनन करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी जो जनसंख्या है वो स्थिर रहती है। बोले इसका कारण क्या है, इसका कारण यह बताया डार्विन साहब ने कि प्राकृतिक जो संसाधन है वो सीमित है।
प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित है, इसलिए जो जनसंख्या है वो क्या हो रहती है, मेंटेन रहती है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। जबकि हर जीव के अंदर प्रजनन करने की क्षमता बहुत ज्यादा अधिक है। सेम वैसे मैं यहां पर एग्जांपल दे रहा था कि हर जो इंसान है वो 21 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन वो करता क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पता अपनी सैलरी क्या है, वो तो लिमिटेड है ना, 21 बच्चों को स्कूल में कैसे डालेंगे। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अस्तित्व के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बोले ठीक बात है, अस्तित्व के लिए संघर्ष, इसलिए अभी क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रजनन नहीं करते, क्योंकि जीवन रहने के लिए भी क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कंपटीशन है हर जगह। ठीक है, आप भैया नीट की तैयारी कर रहे हो, अरे कंपटीशन है या नहीं है। ठीक है, वो 22-23 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, कंपटीशन है या नहीं है। और मान लो कि हर जो है 21-21 बच्चे पैदा कर ले, कल को वो नीट में बैठेंगे, फिर देखो कंपटीशन। ठीक है, चलो तो अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब कंपटीशन जो है वो दो प्रकार का है। ठीक है, कैसे, एक इंट्रास्पेसिफिक, एक इंटरस्पेसिफिक। एक इंट्रास्पेसिफिक, एक इंटरस्पेसिफिक। भैया ये क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि दो शेर हैं, उनके सामने खाना पड़ा है। दो शेर हैं, उनके सामने खाना पड़ा है, और वो खाना एक ही शेर का है। वो खाना क्या है, एक ही शेर का है। बोले ठीक बात है भैया, खाना एक ही शेर का है। मैं कहता हूं कि वो खाना कौन खाएगा। आप कहोगे भैया वो बहुत स्वाभाविक सी बात है, दोनों शेर लड़ेंगे आपस में और जो जीतेगा वो खाना खा लेगा। मैंने कहा ठीक बात है, तो जो जीतेगा वो खाना खाएगा, मतलब किसी एक को मरना पड़ेगा। ठीक है, तब वो खाना खाएगा। मैं कह रहा हूं कि दो बच्चे हैं, सीट क्या है, एक है। सीट का मतलब नीट की जो मेडिकल सीट जो वो एक है। ठीक है, तो दोनों में से कौन बैठेगा, जो जीतेगा, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो सीट ले लेगा, तो एक को क्या है, पीछे रहना पड़ेगा। तो ठीक बात है, तो इस प्रकार से वहां पर भी कंपटीशन होगा। तो अस्तित्व के लिए भी क्या है, कंपटीशन है। यहां पर अपन कौन सी कंपटीशन की बात करें, इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक का मतलब एक ही प्रजाति के अंदर, अगर कंपटीशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, इंट्रास्पेसिफिक कहते हैं। इंट्रा, एक ही प्रजाति के अंदर दो शेर हैं, एक ही प्रजाति के हैं। ठीक है, दोनों के अंदर कंपटीशन हो रहा है खाने के लिए, तो वो क्या है, इंट्रास्पेसिफिक है। तो समान प्रजाति के सदस्यों के बीच अगर कंपटीशन हो रहा है उसको कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक। एक होता है इंटरस्पेसिफिक। इंटर और इंट्रा फर्क है ना। इंटर मतलब एक शेर है, एक कुत्ता है, एग्जाम्पल के लिए, उनके सामने खाना पड़ा है ना, खाना किसी एक का है, कौन खाएगा, लड़ाई होगी बीच में दोनों की, है ना, और जीतेगा कौन सबको पता है, लड़ाई होगी, जो जीतेगा वो खाना खाएगा। तो भिन्न प्रजातियों के सदस्य के बीच जो कंपटीशन होता है उसको कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक, और विकास के लिए यही जिम्मेदार होता है। दो अलग अलग प्रजातियां जब आपस में लड़ती हैं, कंपटीशन करती हैं, तो क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। जब देखो आप सोचो, हमेशा ही शेर और कुत्ते खाने के लिए लड़ते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुत्ता जो है, कुत्ते वाली प्रजाति जो है वो क्या जाएगी, जिम करने चली जाएगी, और वो इतनी ताकतवर होने लग जाएगी धीरे धीरे कि वो शेर से लड़ने लग जाए। वो कुछ ना कुछ शेर की कमियां ढूंढ लेंगे कि हम शेर को क्या है, पराजित कर दें और वो खाना खा ले। अरे समझ में आएगा क्या, यही क्या है, विकास है। इसी को कहते हैं इवोल्यूशन कहते हैं। तो विकास के लिए कौन सी कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन जिम्मेदार होता है, इंटर स्पेसिफिक। दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो क्या है, विकास उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, विविधता का आनुवांशिकता कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, ना। विविधता और आनुवांशिकता ये क्या कंटिन्यूअस वेरिएशन चलते हैं, विकास के लिए कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं रात को सोया सुबह लड़की बन के उठ गया, ऐसा नहीं होता ना। अरे ऐसा होता है ना, आजकल होता है, लेकिन कोई मतलब है नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जांपल समझा रहा हूं आपको ना, कि रात को मैं सोया सुबह लड़की बन के उठ गया, है ना, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक, तो वैसे ही कंटिन्यूअस वेरिएशन ना, कंटिन्यूअस वेरिएशन आएंगे, धीरे धीरे वेरिएशन आते हैं, थोड़े चेंजेस आते हैं। कई सालों की प्रोसेस लगती है इस चीज के अंदर, कि विविधता जो है, ये जो आपकी विकास जो है, एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन चुटकी बजाई और क्या है, बंदर से इंसान बन गया, ऐसे नहीं बनता। बहुत सारा टाइम लगा है, धीरे धीरे बदलाव आए हैं, धीरे धीरे विविधता आई है, और उससे क्या है, चेंजेस आए हैं। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन है। अब इस कंटिन्यूअस वेरिएशन में कुछ अनुकूली है और कुछ गैर अनुकूली है। कुछ अनुकूली है और कुछ क्या है, गैर अनुकूली है। अनुकूली कौन से होंगे, वो यूजफुल होंगे। अनुकूली कौन से होंगे, यूजफुल वाले हैं। ये काम के वेरिएशन है, काम की विविधता ही है। मान लो आज अपनी जो है, अपनी मानव जाति है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या है, बदलाव आने लग जाएंगे, है ना। कुछ उनमें से क्या होंगे, काम के बदलाव होंगे, अच्छे बदलाव होंगे, और कुछ उनमें से क्या है, गैर जरूरी है, कोई काम के नहीं है ना। तो अपन को चाहिए कौन से, अपन को काम वाले, है ना।
जो काम के होंगे, अनुकूल ही होंगे, वो अपन को चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर कोई ए स्पीसीज है, इसके क्या हुए, 2 बच्चे हुए, है ना, इसे क्या हुए, 2 बच्चे हुए, ठीक है। अब मान लो क्या आया, सर्दी पड़ी, बहुत ठंड, है ना, उनमें से एक क्या हुआ, जीवित रह गया, और दूसरा क्या होगा, मर गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, संतति किसकी बढ़ेगी भैया, जो जीवित रहा उसकी बढ़ेगी, मर गया उसकी कहां बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये यूजफुल था, ठीक है। ये क्या, इसमें जो बदलाव थे वो क्या थे, यूजफुल थे, काम के बदलाव थे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। डार्विन ने कहा प्राकृतिक वर्ण की बात करी, प्राकृतिक चयन की बात करी, नेचुरल सिलेक्शन की बात करी। भैया नेचुरल सिलेक्शन क्या है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। अधिकतम उपयोगी विविधता वाला व्यक्ति को ही प्रकृति द्वारा चयनित किया जाता है। अधिकतम उपयोगी विविधता जिसके अंदर होगी ना, उपयोगी विविधता मैंने आपको बता दी, जिसके अंदर अनुकूल, जो यूजफुल जितना ज्यादा होगा, उपयोगी विविधता जितनी होगी, जिसके अंदर अच्छे बदलाव जिसके अंदर जितने ज्यादा होंगे ना, उसी को ही प्रकृति क्या है, आगे बढ़ाती है, उसी को क्या चयन करती है। भैया समझाओ इसको। मैंने कहा कोई एक ए व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, इसके क्या हुए जी, 2 बच्चे हुए, इसके क्या हुए, 2 बच्चे हुए, ठीक है। कोरोना आ गया जी, कोरोना आ गया, ठीक है। और कोरोना के अंदर एक जो है उसकी जान चली गई, और एक क्या है, जीवित रहा। ये क्या है, जीवित रहा। जीवित क्यों रहा, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, जो जीवित रहा ना, उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर अधिकतम उपयोगी विविधता थी, उसके अंदर अधिकतम उपयोगी विविधता थी। इसलिए प्रकृति ने जो है इसका चयन किया और इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जो किसको रिजेक्ट कर दिया, वो खल्लास, और जो इसको चयन किया उसको प्रकृति आगे बढ़ाएगी, ठीक है। ये बात किसने कही, ये डार्विन साहब ने कही, कि नेचुरल सिलेक्शन की बात करी, कि जिसके अंदर जितने ज्यादा अच्छे बदलाव होंगे, उपयोगी विविधता होगी, उसको प्रकृति चयन करेगी, उसका चयन करेगी, और दूसरे को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, ठीक बात है। चलो फिर एक बात और कही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना ज्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। ये बात मैंने यहां पर भी समझा दी आपको, कि इन दोनों में से जो ज्यादा फिट कौन था, ये वाला फिट था, तो इसको क्या है, इसका ये जीवित रहा, ये आगे, इसकी संतति आगे बढ़ेगी, और ये खत्म हो गया। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो फिट रहेगा वही जिएगा, ठीक है। चलो डार्विन के अन्य सिद्धांत भी हैं, डार्विन के कुछ और भी सिद्धांत थे, ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस जो है इसको डिस्कार्ड कर दिया था विजमैन साहब ने, डिस्कार्ड कर दिया था। वही विजमैन जिसने लेमार्क वाली थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, वही विजमैन साहब ने यहां पर भी डिस्कार्ड कर दिया ना। अब इसमें नहीं जाना अपन को, क्या थी ये, ठीक है। अपन को वापस आते हैं अपने इस पर और इसको समझते हैं। चलो यहां से करते हैं। जैव विकास, प्राकृतिक वर्ण से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू होगा जब जीवन के कोशिकीय रूप में अपनी चयापचयी क्षमताओं की विभिन्नता के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है, ठीक है। प्राकृतिक चुनाव को मैं एक बार पीछे यहां पर भी है, उसको एक बार देख लेते हैं। चलो यहां आ जाओ। परंपरागत धार्मिक साहित्य में हमें एक विशेष, ये मैंने अपन कल वाले जो पहला पार्ट था उसके अंदर यहां से ये वाला पोर्शन कर चुके हैं ना। विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत के 3 अभिधान हैं, ठीक है। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव और प्रजातियां विद्यमान है वे सब ऐसे ही सृजित हुई होंगी और ऐसे ही आज हैं और ऐसे ही हमेशा रहेंगी। ये इसको सिद्धांत जो है धार्मिक है। ये क्या मानता है कि ये जो जीवन आज अपन को दिखाई दे रहा है, ऐसा ही जीवन पहले भी था, ऐसा ही जीवन आज है और ऐसा ही जीवन हमेशा रहेगा। जो उत्पत्ति हुई थी, भगवान ने जो बनाया था वो ऐसा ही हमें बनाया था, ठीक है, गॉड ने, ठीक है। चलो दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही जैव विविधता थी, भविष्य में भी ऐसी रहेगी। तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है, मतलब 4000 साल पुरानी है, उसके बस इतनी ही पुरानी है ना। लाखों मिलियन साल, ये करोड़ों अरबों कुछ नहीं, मिलियन नहीं है, सिर्फ 4000 साल पुरानी अपनी धरती है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे और इन सब में ज्यादा परिवर्तन जो आज अपन देख रहे हैं ना, वो 19वीं सदी में सबसे ज्यादा परिवर्तन आए होंगे। यह अवधारणा HMS बिगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। HMS बिगल डार्विन साहब बैठे गए थे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं, बल्कि उन जीव रूपों से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी, ठीक है। जो पुराने समय में थी उनसे भी क्या है, अपनी अंदर क्या है समानताएं दिखाई देती हैं। अब बहुत सारे जीव जो है जीवित
विद्यमान नहीं है। बहुत सारे जो जीव हैं वो अब पुराने टाइम वाले अब नहीं है, ठीक है, वो विलुप्त हो चुके हैं। यहां पर धरती में जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए हैं, और जैसे जैसे टाइम जा रहा है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो जीव हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। अपन सुनते ही हैं कि बहुत सारे जीव जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियां जो है वो नष्ट होती जा रही हैं, ठीक है। धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए, अलग अलग टाइम पर नए जीव बनते गए और पुराने जीव जो विलुप्त होते गए, ठीक है। यहां पर जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा है। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती रही। जिन विशेषताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में जल, वायु, भोजन, भौतिक कारक आदि ने सहायता दी, वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जन्मक्षम भी बना सकी। अब जो ज्यादा क्या था, जो ज्यादा फिट था, जो ज्यादा क्या था, जिसको प्रकृति ने चयन किया जिसका, वो आगे बढ़ा, ठीक है। बाकी क्या हो गए, विलुप्त होते गए, ठीक है। बहुत सारे जीव क्या विलुप्त हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि वो क्या है, प्रकृति ने उनका चयन नहीं किया। डार्विन साहब यही बोलना चाह रहे हैं यहां पर कि प्रकृति ने उनका चयन नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और जो आज जी रहे हैं मतलब उनका चयन प्रकृति द्वारा किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी। यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता ही रह जाती। जो वातावरण के अधिक उपयुक्त थे उनकी अधिक संतानें हुई, ठीक है। जो वातावरण के उपयुक्त थे उनकी ज्यादा संतानें हुई, और जो नहीं थे उनको नेचर ने बाहर फेंक दिया, ठीक है, मतलब विलुप्त हो गए। अंत में उनका वर्ण होता गया, वर्ण मतलब उनका चयन होता गया। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण कहा। डार्विन ने इसे क्या कहा, प्राकृतिक नेचुरल वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन कहा, ठीक है, चुनाव का नाम दिया, और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया। आइए एक प्रकृति विज्ञानी अल्फ्रेड वॉलेस, इनके बारे में अपन साइंटिस्ट जितने भी हैं उनकी मैं एक लिस्ट आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट आएंगे। अल्फ्रेड वॉलेस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो भी कहां गए थे, मलय आर्कपेलेगो नाम का एक आइलैंड है, वहां पर उन्होंने काम किया था। इन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास यही निष्कर्ष निकाला था। इनका भी यही निष्कर्ष था। समय गुजरने के साथ साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है नए नए जीव अपनी पहचान में आ रहे हैं, ठीक है। विद्यमान सभी जीव रूप समानताओं में भागीदारी रखते हैं तथा एक साझे पूर्वज के हिस्सेदार होते हैं। हालांकि ये पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समय, युगों, अवधियों तथा कालों में विद्यमान थे। आज जो अपन को कुछ नए जीव दिखाई देते हैं, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन पुराने जीवों से मिलता है। जो अलग अलग टाइम पर पहले मौजूद थे उनका रिलेशन आज वाले जीवों से मिलता है। भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। औचित्यपूर्ण सारांश यह है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है, ठीक है। हजारों वर्ष नहीं है, करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है, इसका निष्कर्ष यह निकलता। आगे बढ़ते हैं, अपन वापस यहां आते हैं। चलो, विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। नए स्वरूप के प्रकटन की दर जीवन चक्र या जीवन अवधि किससे संबंध है। वे रोगाणु को जो तेजी से विभाजित होते हैं उन्हें बहुगुणन की क्षमता होती है और 1 घंटे के भीतर करोड़ों व्यष्टि बन जाते हैं। जीवाणु, मान लीजिए कि एक कॉलोनी एक प्रदत्त विशेष माध्यम में बढ़ती है। कॉलोनी जो है जीवाणु की वो एक माध्यम के अंदर बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि भोज्य पदार्थ को के एक घटक का उपयोग करने की क्षमता निहित है। माध्यम संगठक विशेष बदलाव जीव संख्या, मान लीजिए बी, ठीक है, का केवल यह अंश सामने लाएगा जो कि नई परिस्थिति में उत्तरजीवित रह सके, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अपन ने 2 प्लेट ली और दोनों पर क्या है, जीवाणु अपन ने ग्रो करवाए, ठीक है। दोनों पर अपन ने क्या करवाए, सॉरी, एक प्लेट ली अपन ने, उस पर क्या जीवाणु ग्रो कराए एक माध्यम के अंदर, ठीक है। और वो क्या है, जो अपना जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, बहुत सारे वहां पर कॉलोनी बन जाएगी। और वो कॉलोनी कब तक जीवित रहेगी, जब तक वो माध्यम तो सीमित है ना, अरे तो माध्यम मतलब खाना उनका ना, मीडियम जो वो खाना है ना, तो उस खाने को खाते रहेंगे, ठीक है। और वो सीमित है, अब लोग खाते रहेंगे, उनको जीवाणु जो उसको खाते रहेंगे और लास्ट में वो मरने लग जाएंगे। क्यों, उनको खाना नहीं मिलेगा, और उसमें जो जीवित रह जाएगा वो क्या है, उसकी संतति आगे बढ़ेगी, ठीक बात है। चलो, वो क्या है, वो बी स्पीसीज होगी जिसको क्या हो जाएगी, अब प्रतिरोधी हो जाएगी। जो जीवित रहेगा वो प्रतिरोधी हो जाएगा। एक समयावधि के दौरान यह परिवर्तनों अन्य से बाजी मार लेता है और एक नई प्रजाति के रूप में प्रकट हो जाती है। जो जीवित रहेंगे, मान लो एक प्लेट है, ठीक है, इस पर मैंने क्या किया, बैक्टीरिया ग्रो करवाया, ठीक है। इनमें से ये मर गए क्योंकि खाना कम पड़ रहा था, और उन नई कंडीशंस में ये वाले जीवित रह गए। मतलब ये क्या है, आपकी एक नई वैरायटी तैयार हो गई। ये एक नई वैरायटी है, जो क्या है, इसमें क्या है, नए गुण आ गए, ठीक है। ये तो एक नई वैरायटी विकसित हो गई, नई प्रजाति विकसित हो गई, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते, नई परिस्थितियों में जो उत्तरजीवित रह सके, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे। एक समय अवधि के दौरान ये परिवर्तन अन्यों को से बाजी मार लेता है और नई प्रजाति के रूप में प्रकट होती है। यह कुछ दिनों के भीतर ही होता है। ठीक है, यही बात एक मछली या कुरकुट मुर्गी के लिए भी लागू होती है, जो लाखों वर्ष लेंगी, क्योंकि उसकी जीवन अवधि वर्षों लंबी होती है। अब अपन बैक्टीरिया की जो है वो जल्दी अपन को वैरायटी मिल सकती है, बैक्टीरिया की जो है एक नई जो प्रजाति है वो अपन को नई जल्दी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की जो जीवन अवधि है वो कम होती है, तो वो जल्दी जल्दी क्या है, वो मरता जाएगा और उसकी जो है जो नई जो प्रजाति है वो अपन को जल्दी मिल सकती है। लेकिन वही मैं बात करूं इंसानों की, मछली की, मुर्गी की, तो इनकी क्या है, इनको अपन को लाखों साल अपन को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जीवन अवधि क्या है, बहुत अधिक होती है। यहां पर हम कह सकते हैं कि ए की अपेक्षा बी की उपयुक्तता बेहतर है। ए जो आपकी, ये मैंने आपको बनाया था, ठीक है, यहां पर जो ये जीवाणु थे इनमें से ए वाले मर गए, जो नए बने उनको अपन ने बी नाम दिया। इसका मतलब जो ए की अपेक्षा में जो बी है वो ज्यादा उपयुक्तता है, उनको ज्यादा चयन किया गया प्रकृति द्वारा। प्रकृति उपयुक्तता को चुनती है और बी ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए उसको चुना गया है। हमें यह अवश्य याद रखना है कि यह तथाकथित उपयुक्तता उन विशेषताओं पर आधारित होती है जो कि वंशानुगत होती हैं। ये जो उपयुक्तता है वो किस पर आधारित होगी? जो वंशानुगत होती है, ठीक है, जो वंशानुगत जो विशेषताएं आएंगी, है ना, माँ बाप से जो बच्चे के अंदर आएंगी विशेषताएं, उसी पर ये उपयुक्तता जो है वो आधारित होती है। अतः चयनित होने तथा विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवांशिक आधार होना चाहिए। विकास के लिए, इवोल्यूशन के लिए जो आनुवांशिकता ही क्या है, एक जेनेटिक्स ही क्या है, एक जो मुख्य आधार है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने से में बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होती है। अनुकूलन की जो क्षमता है वो वंशानुगत होती है। कुछ लोग जो है वो गर्मी को झेल लेते हैं, कुछ सर्दी को झेल लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो अनुकूलन की जो क्षमता है वो क्या है, वंशानुगत होती है, ठीक। इसका आनुवांशिक आधार होता है अनुकूलनशीलता और प्रकृति द्वारा वर्ण की अंतिम परिणाम क्या है, उपयुक्तता ही है, ठीक है। जो आपकी अनुकूलनशीलता है या फिर आपकी जो प्रकृति द्वारा वर्ण है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन है, इसका जो अंतिम जो आपका जो अंतिम परिणाम जो है वो क्या है, उपयुक्तता ही होता है। शार्बनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं हैं, ये आपको याद रखना है, शार्बनी अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास, नेचुरल सिलेक्शन। अधिक स्पष्टीकरण हेतु चित्र अपन को देखना है 6.7, 6.8 कौन सा है, 6.7 और 6.8 आगे, इसको अपन आगे समझेंगे थोड़ी देर बाद में ना। डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी लेमार्क साहब आए थे, ठीक है, उन्होंने क्या बोला वो अपने पढ़ तो लिया, ये पर से रीड कर लेते हैं। जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है, ठीक है। अंगों को जितना ज्यादा अंग को यूज करेगा उसका वो उतना विकास होगा। जिस अंग को कम यूज किया जाएगा, अपन ने पहले पूंछ यूज नहीं की, हमारे पूंछ होती थी पहले, ठीक है, अपने पूंछ को यूज नहीं किया तो वो विलुप्त हो गई, इनका था, है ना। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया, उसमें ऊंचे पेड़ों की फुनगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन किया, ठीक। इस लंबी गर्दन की प्राप्ति की विशेषता को उत्तरवर्ती संततियों को प्रदान किया और वर्षों बाद जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबी गर्दन को प्राप्त किया। आज इस अटकलबाजी पर कोई विश्वास नहीं करता है। लेमार्क ने जो बात कही उस पर कोई विश्वास नहीं करता। क्या विकास एक परिक्रम है? बिल्कुल सही बात है, अथवा एक परिक्रम का परिणाम है। या तो विकास, ये पूछ रही एनसीईआरटी कि विकास एक प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस का रिजल्ट है। जो इवोल्यूशन है वो एक प्रोसेस है, एक परिक्रम है, एक प्रक्रिया है, या फिर कोई एक प्रोसेस हुई है उसका रिजल्ट है, ठीक है। आज तक हम दुनिया देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या चेतन, वह यह केवल विकास की क्रमिक कहानी है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं तो हम विकास को एक परिक्रम के रूप में वर्णित करते हैं। जब हम इस कहानी की जब व्याख्या करते हैं ना, ये विकास की जो पूरी कहानी इसकी व्याख्या जब करते हैं तो हम क्या इसको विकास को एक प्रोसेस के रूप में प्रोसेस के रूप में इसको मानते हैं, ठीक है, वर्णित करते हैं। दूसरे शब्दों में जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी को वर्णन करते हैं, जब हम जीवन की कहानी को जब वर्णित करते हैं, तब हम जो अपनी विकास जो है उसको जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं, तब हम विकास की प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम के परिणामों की व्याख्या करते हैं। तब हम देखो, जब हम पृथ्वी पर, एक मिनट वापस आ जाते हैं, एक मिनट। जब हम दुनिया की कहानी को जब हम व्याख्या करते हैं उसकी, तो हम इवोल्यूशन को, विकास को हम एक प्रोसेस की तरह मानते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी पर जीवन की जो कहानी है उसको जब हम समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तब हम इवोल्यूशन जो है, विकास जो है, उसको एक प्रोसेस का रिजल्ट मानते हैं, ठीक है। चलो,
तब हम विकास के प्राकृतिक चुनाव नामक एक प्रक्रम परिणामों की व्याख्या करते हैं। हम अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि विकास और प्राकृतिक चुनाव को एक प्रक्रम के रूप में देखें या फिर कोई अज्ञात कोई अलग ही प्रोसेस चल रही है उनका रिजल्ट माने। ठीक है, हमें आप अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि जो विकास हो रहा है, जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है ना, इसको हम एक प्रोसेस माने या फिर कोई और दूसरी अलग ही प्रोसेस चल रही है उनका इनको रिजल्ट माने। इनका कोई अभी तक अपन स्पष्ट इनको अपन को जवाब नहीं मिला है। यह संभव हो सकता है कि थॉमस माल्थस की, ये साइंटिस्ट का नाम है, तक ना आगे बताऊंगा ना इनके बारे में, थॉमस माल्थस के समष्टि संदर्भ में किए गए कार्यों, ठीक है, समष्टि संदर्भ मतलब पॉपुलेशन पर इन्होंने काम किया, जनसंख्या पर इन्होंने काम किया, ठीक है, और डार्विन को प्रभावित किया, ठीक है, और डार्विन उस काम से प्रभावित भी हुए थे। ठीक है, अपने डार्विन ने फिर उस रिसर्च पर काम किया था। ठीक, प्राकृतिक चुनाव कुछ खास परीक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधन सीमित है, ठीक है, मौसमी उतार चढ़ाव को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो जनसंख्या है वो स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि लोगों के अंदर जनन क्षमता तो बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि जो संसाधन है वो क्या है, सीमित है, स्रोत क्या है, सीमित है। मौसमी उतार चढ़ावों को छोड़कर जीवन संख्या स्थिर रहती है। एक जीव संख्या के सदस्य विशेषताओं में भिन्न होते हैं। वस्तुतः दो समष्टियां एक जैसी नहीं होती। दो अलग अलग जो जनसंख्या है वो एक जैसी नहीं होती। जैसे इंडिया के लोग अलग हैं, अफ्रीका के लोग अलग हैं। और समझ में आ रही है बातें? ठीक है। यद्यपि ऊपरी तौर पर वे एक जैसे दिखते हैं, तथापि अधिकतर विविधताएं वंशागत होती हैं। यद्यपि वास्तविकता यह है कि सिद्धांत रूप में जीव संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है। ठीक है, विस्फोटक रूप से बढ़ सकती है लेकिन बढ़ती नहीं। यदि हर स्वतंत्र जीव अधिकतम प्रजनन करे, अगर हर जीव जो है जिसके अंदर अधिकतम प्रजनन करने की क्षमता है, अगर वो अधिकतम प्रजनन करेगा ना, अधिकतम प्रजनन करेगा, अपनी जनसंख्या, हर एक जीव बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकता है। अगर सारे जीव अगर बहुत सारे अधिकतम बच्चे पैदा करने लग जाएं तो जनसंख्या का क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि क्या है, संसाधन क्या है, सीमित है। इस तथ्य को बैक्टीरियाई जीव संख्या की वृद्धि में देखा जा सकता है, और यह तथ्य कि वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है का मतलब है कि संसाधनों की प्रतियोगिता, संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है, उनके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए देखो अब इतने सारे लोग बैठते हैं भाई, सबको मेडिकल सीट मिलती है? नहीं मिलती। वो मेडिकल सीट क्या है, लिमिटेड है, संसाधन क्या है, लिमिटेड है, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। वैसे ही अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो खाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता ही दिया था यार, एक चीज है ना। चलो, केवल कुछ ही दूसरों की कीमत पर उत्तरजीवित रह पाते हैं जो कि स्वयं नहीं फल फूल उन्नति कर सकते। डार्विन की नूतनता एवं वैचारिक परगलभता अंतर विचार यह था कि उन्होंने दावा किया कि विविधताएं जो कि वंशागत होती हैं और जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता बेहतर बनाती है। ठीक है, जो जितना उपयोगी होगा, ठीक है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बताया था मैंने आपको, उपयोगी को आगे बढ़ाया जाएगा, उपयोगी जो विविधता होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा, यूजफुल, उसका पर्यावरण से बेहतर अनुकूलन करती है। केवल उन्हें इस योग्य बनाती है कि वे प्रजनन करें। जो उपयोगी होंगे उनको वो प्रजनन करेंगे बहुत ज्यादा और अपनी जनसंख्या आगे बढ़ाएंगे, अधिकाधिक संतति छोड़ जाएंगे। इस प्रकार से एक समयावधि के दौरान बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीवी अधिकाधिक संततियां छोड़ जाएंगे और वे जनसंख्या की विशेषता में एक बदलाव होगा। इस तरह पैदा होने के लिए नए स्वरूप प्रकट होते हैं। देखो, जो मैंने आपको बताया, एक इंसान है, उसके दो बच्चे हुए, उनमें से एक जो है वो वातावरण के अंदर फिट नहीं बैठा, इसलिए वो खत्म हो गया। लेकिन आगे जो है दूसरा जो बेटा था, उसके बच्चे हुए, ठीक है, उसकी संतति बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बदलाव हो क्या है, उपयोगी है, उसका चयन किया जा रहा है प्रकृति द्वारा, तो वो उसकी संतति आगे बढ़ेगी और उस दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन थ्योरी की बात करते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, इसकी बात करते हैं। किसने दिया ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत? किसने दिया? हुगो डी व्रीस ने दिया था। एग्जाम में पूछा गया है, याद होना चाहिए। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डी व्रीस साहब ने दिया। इन्होंने और किस पर काम किया था? इन्होंने काम किस पर किया था? इवनिंग प्राइम रोज पर काम किया था। ये प्लांट है, ठीक है, इसका नाम एग्जाम में आया हुआ है, वापस आ सकता है। इवनिंग प्राइम रोज पर काम किया था। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आ सकता है ओइनेथेरा लेमार्कियाना, इसका नाम है। इवनिंग प्राइम रोज, दोनों आपको नाम याद रखने, इस पर इन्होंने कार्य किया था। विकास के लिए उत्परिवर्तन जिम्मेदार होता है। हुगो डी व्रीस का कहना था कि विकास जो है, इवोल्यूशन जो है, उसके लिए उत्परिवर्तन ही जिम्मेदार है, म्यूटेशन ही जिम्मेदार है। जबकि डार्विन कह रहे थे कि छोटी छोटी विविधताएं आएंगी, टाइम लगेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएशन होंगे और उसके बाद में विकास होता है, उसके बाद में इवोल्यूशन होता है। लेकिन हुगो डी व्रीस साहब जो थे वो उल्टा बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि उत्परिवर्तन ही क्या है, उत्परिवर्तन के कारण ही क्या होता है,
विकास होता है, ठीक है। ये बात कर रहे थे कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, कोई कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होता है। ह्यूगो डिवरीज बोलते हैं कि डार्विन जो कह रहे हैं ना कंटिन्यूअस वेरिएशन, कि लगातार वेरिएशन आते रहेंगे, धीरे धीरे वेरिएशन आएंगे, ऐसा नहीं होता। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, एक बार में ही बदलाव आएगा और क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। एक बार में इंसान जो है वो बंदर से इंसान जो है वो बन गया, एक बार में बंदर में कोई बदलाव आया और इंसान उससे बन गया। ये ह्यूगो डिवरीज बोल रहे थे। अब इन दोनों की बातें उल्टी थी एक दूसरे से, ह्यूगो डिवरीज और डार्विन की, तो उनकी थोड़ी सी लड़ाई करवा देते हम भी। डार्विन और ह्यूगो डिवरीज, डार्विन कह रहे थे कि छोटी विविधता होगी, कंटिन्यूअस होगी, दिशावान होगी और अनुकूल होगी। ये कह रहे थे छोटी विविधता छोटी छोटी आएंगी, चेंजेस जो बदलाव आएंगे वो एकदम से नहीं आते, छोटे छोटे बदलाव आएंगे। जैसे बंदर से इंसान बना तो बंदर में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आए, बदलाव आए और उसके बाद में एक इंसान बन गया, ऐसे नहीं एकदम से बदलाव आए। कंटिन्यूअस होता है, लगातार बदलाव आते रहते हैं। दिशावान होता है, एक दिशा के अंदर बदलाव आते हैं। अनुकूलन, ठीक है। और ये बातें किसने कही, डार्विन ने। ह्यूगो डिवरीज उसका उल्टा बोले थे, बड़ी विविधता होगी, ठीक है। डार्विन छोटी विविधता बोले थे, ह्यूगो डिवरीज बोले बड़ी विविधता आएगी, एक साथ में बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। डिसकंटिन्यूअस होता है, कोई लगातार नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता है। दिशाहीन होता है, बदलाव कैसे भी हो सकता है, दिशाहीन होगा। यादृच्छिक, रैंडम होता है, और ये रैंडम होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई फिक्स नहीं होगा कि आज ये बदलाव आया है आज वो बदलाव आ जाएगा, ऐसा फिक्स नहीं है, कोई कंटिन्यूअस नहीं है, रैंडम कोई भी बदलाव आ सकता है, ठीक है। ये बोले थे ह्यूगो डिवरीज। डार्विन कह रहे थे कि विकास धीमा और क्रमिक होता है। विकास जो है, इवोल्यूशन जो है वो स्लो प्रोसेस है, धीमी धीमी धीरे धीरे होती है, बहुत टाइम लगता है इसमें। और एक क्रमिक प्रोसेस है, एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आती है, एक ऑर्डर में चलती है, क्रम में चलती है, ठीक है। लेकिन ह्यूगो डिवरीज बोले थे कि विकास अचानक से होता है, कोई ये स्लो प्रोसेस नहीं है, अचानक से विकास होगा। रात को मैं सोया लड़का बन के, सुबह उठा मैं लड़की बन के, ठीक है, अचानक प्रोसेस होता है ना। ह्यूगो डिवरीज ने कहा साल्टेशन, साल्टेशन क्या होता है, विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम, ठीक है। साल्टेशन होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक बड़ा उत्परिवर्तन होगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, चलो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। विविधता का उद्गम क्या है और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है, यद्यपि मेंडल ने ऐसे ही वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया था, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो दृश्य प्ररूप, वो अपना वंशागति वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे ना। फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं, डार्विन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इस विषय पर में चुप्पी ही साधी, ठीक है। डार्विन ने मेंडल वाले काम पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, कि उसमें जाएंगे तो अपन को और ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए छेड़ते ही नहीं उस मुद्दे को ना। 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डिवरीज ने इवनिंग प्राइमरोज पर काम करके म्यूटेशन उत्परिवर्तन पर विचार आगे बढ़ाया, ठीक है। म्यूटेशन का अर्थ है जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब है एक साथ में बड़े बड़े परिवर्तन आ जाएं, उसको म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। इनका मत था कि ये बड़े उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है, ठीक है, न कि छोटी छोटी विविधताएं। इनका कहना था कि छोटी छोटी विविधताओं से विकास नहीं होता, इवोल्यूशन नहीं होता, बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे उसी से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। जिन पर डार्विन ने बल दिया था, उत्परिवर्तन यादृच्छिक होता है और दिशाहीन होता है। ये कह रहे हैं कि जो आपका उत्परिवर्तन होता है वो क्या है, यादृच्छिक होता है, रैंडम होता है और दिशाहीन होता है, कोई दिशावान नहीं होता। जबकि डार्विन की विविधताएं छोटी होती हैं और दिशावान होती हैं, दोनों उल्टे बोले थे। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है, डार्विन का विकास जो क्रमबद्ध होगा, एक ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। डिवरीज ने के अनुसार प्रजाति स्पीसीज की उत्पत्ति कारण होता है, और इन्होंने साल्टेशन, इसे साल्टेशन कहा। साल्टेशन क्या है, विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम। समष्टि आनुवंशिकी में किए गए बाद में अध्ययनों में इसे स्पष्टता आ गई। तो दोनों एक दूसरे को उल्टा बोल रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं, मॉडर्न या फिर सिंथेटिक थ्योरी भी इसको कहा जाता है। आज के जो आधुनिक सिद्धांत है वो क्या मानता है, ध्यान से सुनना। नई प्रजाति बनने के लिए बहुत कारक जिम्मेदार हैं, ठीक है। नई प्रजाति, आधुनिक जो सिद्धांत है वो ये मानता है, डार्विन की बात होगी, लेमार्क की बात होगी, ह्यूगो डिवरीज, ये इनकी सबकी बात होगी। लेकिन आधुनिक सिद्धांत क्या मानता है, वो ये मानता है, इन सब की बातें कुछ जो बढ़िया बढ़िया बातें थी वो इकट्ठी करके आधुनिक सिद्धांत बनाया गया है। आधुनिक सिद्धांत ये कहता है कि जो नई प्रजाति बनेगी उसके लिए बहुत सारे कारक क्या हैं, जिम्मेदार होंगे। बोले कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक जो वो जीन प्रवाह है। पहला कारक कौन सा है, जीन प्रवाह है। जीन प्रवाह जो क्या है, किसके लिए जिम्मेदार है, इवोल्यूशन के विकास के लिए जिम्मेदार है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा कारक है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी क्या है, जिम्मेदार है, किसके लिए, विकास के लिए। तीसरा जो है नई प्रजाति बनने के लिए है ना, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन भी किसके लिए, म्यूटेशन, ये भी किसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी बात ह्यूगो डिवरीज कर रहे थे, उसकी बात अब आ गई आधुनिक सिद्धांत के अंदर, मतलब वो काम की बात थी। तो उत्परिवर्तन भी किसके लिए, नई प्रजाति के लिए जिम्मेदार है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी क्या है, ये भी नई प्रजाति बनने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। और इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अपन कहां पढ़ते हैं, वंशागति वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। विविधता का नियमित स्रोत होता है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसको वहीं पर डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, ठीक है।
प्राकृतिक वर्ण, पांचवा जो कारक है वो क्या? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये डार्विन ने कही थी, और उत्परिवर्तन वाली बात किसने कही थी? ये हुगोडीविज। दोनों की कुछ ना कुछ काम की बातें ले ली और इसमें डाल दिया। प्राकृतिक वर्ण से भी क्या है? नई प्रजाति बनती है। तो ये 5 कारक हैं, इन 5 कारक, ये 5 कारक जिम्मेदार होते हैं नई प्रजाति बनने के लिए। कौन मानता है? आधुनिक सिद्धांत मानता है। चलो जीन प्रवाह को समझते हैं। प्राकृतिक वर्ण आपको पता ही है, ठीक है, प्रकृति जिसको चयन करेगी, जो जिसके अंदर ज्यादा बढ़िया गुण होंगे, ठीक है, जो जितना ज्यादा फिट होगा उसको प्रकृति चयन करेगी उसका, तो ये तो आपको पता ही है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को वंशागति के बारे में पढ़ते हैं अपन। उत्परिवर्तन मैंने आपको बता ही दिया। जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन प्रवाह को समझते हैं। जीन प्रवाह क्या है, ध्यान से देखना। ये कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है ए, और ये कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है बी, ठीक है, 2 भौगोलिक क्षेत्र हैं। बोले ठीक बात है भैया, 2 भौगोलिक क्षेत्र हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जीन प्रवाह आपको समझना है तो दोनों भौगोलिक क्षेत्रों को आप देखो। बोले देख रहे हैं भैया, ए और बी को हम देख रहे हैं, देख लिया। अब मैं कह रहा हूं कि ए जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें से कुछ लोग जो हैं वो बी वाले भौगोलिक क्षेत्र में क्या है? जाते रहते हैं। ए वाली भौगोलिक क्षेत्र के जो लोग हैं वो बी वाले भौगोलिक क्षेत्र में जाते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 साल में एक बार चले गए, नहीं, लगातार जाते रहते हैं। ऐसे ही बी वाले भौगोलिक क्षेत्र से लोग जो हैं वो ए वाले में आते रहते हैं। ए वाले लोग बी वाले में जाते रहते हैं और बी वाले लोग ए में आते रहते हैं। अब इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि मान लो ए वाला क्या है? अफ्रीका है, ठीक है, ए वाला क्या है? अफ्रीका है, और बी क्या है? इंग्लैंड है। मैं कह रहा हूं कि अफ्रीका के लोग इंग्लैंड जाते रहते हैं और इंग्लैंड वाले अफ्रीका जाते रहते हैं, लगातार जाते रहते हैं। एक दिन ऐसा नहीं होगा भाई 100 साल में एक बार चला गया और जीन प्रवाह हो गया, ऐसा नहीं होता। 100 साल में एक बार जाने से जीन प्रवाह नहीं होता। लगातार बहुत सारे लोग जो है अफ्रीका वाले इंग्लैंड जाते रहते हैं, इंग्लैंड वाले अफ्रीका आते रहते हैं, लगातार हो रहा है ये काम। तो लगातार अगर कोई जाता रहेगा तो वहां एग्जाम्पल के लिए वहां अपन यहां पर और भी जीवों की बात होती है, पर मनुष्य की बात समझते हैं एक बार, है ना। हाँ, मनुष्य के लेवल पर ये काम होता भी नहीं, लेकिन अपन बहुत सारे जीवों की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल तो वैसे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए ऐसे समझ रहे हैं कि अफ्रीका के लोग जो है वो इंग्लैंड जा रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? शादी भी करेंगे। अरे लगातार जाएंगे तो शादी कर ही लेंगे ना उधर, है ना, वहां शादी भी करेंगे। ऐसे इंग्लैंड के लोग अफ्रीका रहे तो यहां शादी करेंगे। तो जब शादियां होने लगेगी आपस में तो क्या होगा? अफ्रीका के जीन कहां चले गए? इंग्लैंड में चले गए। इंग्लैंड वाले कहां गए? अफ्रीका में। यही क्या होता है? जीन प्रवाह होता है। इसी को कहते हैं जीन प्रवाह कहा जाता है। इसी को कहते हैं जी जीन प्रवाह। समझ में आई बात? ठीक है। एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में अगर लोग जाते रहेंगे और दूसरे से इधर आते रहेंगे तो वहां पर क्या होगी? उन दोनों के बीच में वहां पर क्या होगी? मीटिंग होगी, या फिर मतलब इंसानों की बात करें तो शादियां होंगी और बच्चे पैदा होंगे। तो वहां पर क्या होगा? जीन क्या होगा? एक्सचेंज होगा, और इसको कहते हैं जीन प्रवाह कहते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां पर अफ्रीका के लोग हैं, ठीक है। अफ्रीका का यहां गया लड़का, इसने इंग्लैंड की लड़की से शादी करी, ठीक है। यहां उनके बच्चे हुए तो वो जो है वो अलग एक नई जो है वो बन गए ना। जैसे अफ्रीका से शादी करता तो वो एक अलग टाइप का बच्चा बनता। यहां पर अफ्रीका और इंग्लैंड का बच्चा है तो वो अलग बनेगा, तो एक नई प्रजाति बन गई। ऐसे एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझो भाई। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, छोटी जनसंख्या के लिए यह लागू होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो छोटी जनसंख्या के लिए लागू होता है। ये वाली बात आपको समझ लेनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किसके लिए लागू होता है? छोटी जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या, किसके? छोटी जनसंख्या के लिए लागू होता है। अचानक से कोई बदलाव आ जाए, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में अचानक से बदलाव आता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो कारक है, किसका कारक है? ये 5 कारक मैंने आपको बताए थे। किसके कारक हैं? ये नई प्रजाति बनने के लिए 5 कारक होते हैं। पहला है जीन प्रवाह, इससे अपन ने एक नई प्रजाति बना के दिखा दी मैंने आपको। बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट की तो छोटी जनसंख्या में होता है और अचानक से कोई बदलाव आ जाए वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर होता है। इससे जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट से जनसंख्या जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, क्योंकि इसमें अचानक से कोई बदलाव आता है और बदलाव के कारण जनसंख्या जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आज वो बात करते हैं इसमें अपन 2 इफेक्ट पढ़ेंगे, 2 प्रभाव पढ़ेंगे। एक है बोटल नेक इफेक्ट, एक है बोटल नेक इफेक्ट, और एक है आपका फाउंडर इफेक्ट। दोनों की बात करते हैं। आजो पहले समझते हैं बोटल नेक इफेक्ट क्या है। एक पहले मैं बोतल बना लेता हूं, बोतल एक बना लेता हूं मैं। और ये बोतल है कुछ इस प्रकार की, ठीक है। बोतल बना ली मैंने। चलो सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए बोटल नेक इफेक्ट नाम है इसका, है ना। हाँ, मान लो यहां लोग रहते हैं, यहां लोग रहते हैं, बिल्कुल भैया लोग रहते हैं, यहां लोग रहते हैं, ठीक, इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो अभी कितने सारे लोग रह रहे हैं?
ये देखो इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अरे बोतल में नहीं रह रहे यार, है ना, एक एरिया के अंदर इतने सारे लोग रह रहे हैं। मान लो कोई प्रलय आ गई, है ना, कोई प्राकृतिक प्रलय आया, कोई बीमारी आ गई, कोई महामारी आ गई, ठीक है, जैसे कोरोना आ गया मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, कोई प्रलय आ गया, है ना। जैसे ही कोई प्रलय आया तो इनमें से कुछ लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है मर जाएंगे और कुछ लोग जो है उनमें से क्या हो जाएंगे, जीवित रहेंगे, ठीक है। तो उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटी रही होगी कि वो उस प्रलय से, उस महामारी से लड़ सके। अरे सही बात है क्या, सही बात है क्या, ठीक है, तभी तो वो बच पाए हैं। मान लो कोरोना आया भाई, ठीक है, यहां कितने थे, 20 लोग थे, उन 20 में से 3 लोग बच गए, बाकी के 17 मर गए। मतलब मर गए मतलब क्या हुआ कि उनमें वो क्वालिटीज नहीं थी जो उस कोरोना से लड़ पाए, उस प्रलय से, उस महामारी से लड़ पाए। 3 में वो क्वालिटी थी, तो 3 ही क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये 3 क्या रहे, जीवित रहे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं अब जनसंख्या कितनी बच गई, सिर्फ इतनी ही बच गई। पहले जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी, अब जनसंख्या कितनी बच गई, इतनी सी बच गई। बोतल का नीचे वाला भाग क्या होता है, चौड़ा होता है, और जो गर्दन वाला भाग होता है वो सकरा होता है। तो इसका मतलब, इसीलिए इसको नाम दिया गया बोटल नेक इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या है कि गर्दन जैसा प्रभाव लग गया ना, बोतल की गर्दन जैसा प्रभाव, कि कोई भी नेचुरल प्रलय आया और क्या हुआ, ये जो नई अपन को ये नई प्रजाति मिल गई, इस प्रजाति के अंदर कोरोना के प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है ये, ठीक है। इसके अंदर वो गुण है जो कोरोना से लड़ सकते हैं, नेचुरल जो कैलेमिटी आती है, जो प्रलय आया है उससे लड़ सकते हैं। समझ, एक कोरोना का एग्जांपल अपन ने इससे समझने के लिए लिया है। समझ में आई बात है, ये लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गई, नई प्रजाति बन गई। और यही मैंने कहा कि नई प्रजाति बनने के लिए कि कौन है, ये बहुत सारे कारक। पहले जीन प्रभाव समझ लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर ये बोटलनेक इफेक्ट, ठीक है, ये नई प्रजाति बन गई। अब मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जनसंख्या जो है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यहां क्या हुई, जनसंख्या घट गई। अरे घटी है ना जनसंख्या, 20 लोग थे भाई, सब 3 बचे उनमें से, तो घट गई ना जनसंख्या, घट गई, ठीक है। और ये अचानक से बदलाव आता है, ठीक है। चलो, कोरोना अचानक से तो आया था, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट समझते हैं, फाउंडर इफेक्ट क्या है। ये कोई मान लो एक ए भौगोलिक क्षेत्र है, या कोई बी भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक। इस ए वाले में 20 लोग रहते हैं। इस ए में कितने लोग रहते हैं, ये कोई एक गांव है और इसमें मान लो 20 लोग रहते हैं, ठीक। और ये बी वाला जो है, ये जगह क्या है, खाली पड़ी है, ये बिल्कुल खाली पड़ी है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इनमें से 20 में से 2 लोग जो है वो उठ कर गए और कहां गए, बी वाली जगह पे आ गए। 2 लोग कहां से उठे हैं, ये ए वाली से उठे हैं, ठीक है। तो ए वाली में कितने हो गए, 18 लोग हो गए, ठीक है। और बी वाली में कितने हो गए, 2 लोग आ गए। कहां से उठ के आए हैं, वो ए वाली जगह से उठ के आए हैं बी वाली में, ठीक है। और यहां कोई नहीं था, ठीक है, कोई नहीं था पहले, ठीक है, पहली बार ये आके बसे हैं यहां पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये यहां पर प्रजनन भी करेंगे, इनकी बच्चे भी होंगे, ठीक है, संतति आगे बढ़ेगी और आगे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, ऐसे बहुत सारी पीढ़ियां चलेंगी और ये पूरा एक गांव बन जाएगा, पूरा एक गांव मोहल्ला बन जाएगा। और बन जाएगा क्या, ठीक है, टाइम के साथ बन ही जाएगा ना, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो ये जो 2 लोग आए हैं ना दूसरी जगह से, ये 2 लोग उठ के आए थे, क्या हो गए, संस्थापक हो गए, ये क्या हो गए, फाउंडर हो गए। अरे इन्होंने आके तो वो गांव बसाया है, ये 2 लोग आए थे दूसरे गांव से उठ के और इन्होंने वो गांव आके बसाया है। वहां कोई नहीं रहता था पहले, ये दोनों आके बसे, इन्होंने बच्चे पैदा किए, फिर और बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे पीढ़ियां चलती गई और बहुत सारे घर हो गए आज वहां पे, ठीक है। तो ये क्या फाउंडर है, समझ में आई बात। ऐसे ही देखो बहुत सारे गांवों के नाम क्या है, किसी एक व्यक्ति के नाम पर होते हैं, कि सुनते हैं ना अपन कहानी की ये गांव इस आदमी ने बसाया, ये गांव इस आदमी ने बसाया, ठीक है। वो कैसे बसाते हैं, ऐसे ही बसाते हैं, समझ में आई बात। चलो, तो ये फाउंडर इफेक्ट है। इसमें देखो जनसंख्या बढ़ रही है और इसमें क्या घट रही थी, बोटलनेक इफेक्ट में जनसंख्या घट रही थी, फाउंडर इफेक्ट में बढ़ रही थी। इसलिए मैंने कहा जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, समझ में आई बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत की बात करते हैं। हार्डी-वेनबर्ग जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा, क्या कहा, अपना जो सिद्धांत वो रिजेक्ट ना हो जाए, इन्होंने पहले ही उसके लिए कुछ कंडीशंस रख दी। क्या कहा इन्होंने कि भैया मेरा सिद्धांत जो बड़ी जनसंख्या पर लागू होगा, कोई 5-10 लोगों पर लागू नहीं होगा। मैंने जो सिद्धांत दिया है वो बड़ी जनसंख्या पर लागू होगा। ठीक बात है, मतलब बड़ी जनसंख्या देश पर, ठीक है।
तो भाई ये अगर ये बोल देते कि 5-10 लोगों पर भी लागू होगा, तो बहुत सारे जो दूसरे साइंटिस्ट थे कंपटीशन वाले, वो क्या करते, 5-10 लोगों को पकड़ के जाते और उन पर वो फॉर्मूला लगाते, इनका सिद्धांत लगा के देखते, अगर वो फेल हो जाता तो कह देते ये तो फेल हो गया आपका। तो हार्डी विनबर्ग साहब ने पहले कह दिया कि ये बड़ी जनसंख्या पर लागू होगा। आप पूरे देश पर कर लो स्टडी, बैठ के कर सकते हो क्या? हाँ, तो पूरे देश पर कर लो। तो ये सिद्धांत बड़ी जनसंख्या पर लागू होगा, पहली बात तो इन्होंने ये कही। और इन्होंने क्या कहा इस सिद्धांत के अंदर कि किसी बड़ी जनसंख्या में जीनोटाइप और एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, कि कोई एक बड़ी जनसंख्या है ना, उसके अंदर जीनोटाइप और एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी यदि कोई बदलाव ना हुआ हो तो। ठीक है, कि भाई एक बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसके अंदर अगर कोई बदलाव नहीं होगा ना, अगर कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव कौन से? ये बदलाव जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, इन पांचों में से अगर कोई सा भी नहीं होगा ना, इन पांचों में से अगर कोई सा भी नहीं होगा तो वहां पर विकास नहीं होगा। यह बात बोलना चाह रहे थे हार्डी विनबर्ग साहब। हार्डी विनबर्ग अपना सिद्धांत देके ये कहना चाह रहे थे कि ये जो आपका आधुनिक सिद्धांत है ना, ये वाली बात सही है कि इन्हीं पांच कारणों से विकास होता है, इसके अलावा कोई विकास नहीं होता। अगर ये 5 कारणों में से कोई एक भी नहीं रहेगा ना, तो विकास संभव ही नहीं है। ये 5 कारण रहेंगे तो विकास हो सकता है। इसी पर इनका सिद्धांत आधारित था। ये कहना चाह रहे थे कि यदि किसी एक बड़ी जनसंख्या में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो वहां पर जीनोटाइप और एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो स्थिर रहती है, वहां पर विकास नहीं होता। लेकिन अगर कोई बदलाव हो जाएगा, इनमें से कोई भी बदलाव हो जाएगा, तो वहां पर क्या है, विकास हो सकता है। आप एक बार सोच के देखो कि एक बड़ी जनसंख्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, वहां पर आप रोक सकते हो क्या किसी को? ये सारी इन 5 चीजों में से किसी एक को होने से रोक सकते हो क्या? अगर प्राकृतिक वर्ण, कोई प्राकृतिक आपदा वो तो आ ही सकती है ना, कोरोना आ ही सकता है, रोक सकते हो क्या उसको? जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, रोक सकते हो क्या? जीन फ्लो, किसी बाहर से कोई इंसान आ रहा है उसको रोक सकते हो क्या? अंदर से कोई बाहर जा रहा है, अपने इंडिया में कोई बाहर से आ रहा है, इसको रोक दोगे क्या? आप स्टडी करने के लिए उसको रोक दोगे? नहीं रोक सकते, ठीक है। और कोई इंडिया से कोई बाहर जा रहा है उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, ठीक है। तो यहां पर जो है मतलब इनका कहना यह था कि अगर इन 5 में से कोई एक भी नहीं होगा तो वहां पर विकास नहीं होता है, लेकिन अगर ये 5 में से कोई एक भी होगा तो वहां पर धीरे धीरे इवोल्यूशन जो चलता रहता है, ठीक है। इन्होंने इक्वेशन दी P+Q, ठीक है, इसका इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब कांस्टेंट रहेगा। P क्या है? A है, Q स्मॉल a, ठीक है। ये क्या है आपका? प्रभावी, ठीक है, और ये क्या है आपका? अप्रभावी। अप्रभावी जो आपको ये समझ में आएगा कहां पे? वंशागति वाले चैप्टर में, पूरा में वही पढ़ते हैं अपन, है ना। हाँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो बेस्ड क्वेश्चन भी मैं वहीं आपको वंशागति वाले चैप्टर में ही करवाऊंगा। न्यूमेरिकल आते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है, वो करवाऊंगा मैं, है ना। P² + Q² + 2PQ = 1, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये इसका इक्वेशन पूरी याद रखनी है आपको। P² क्या है? कैपिटल ए, ठीक है, होमोजाइगस प्रभावी, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ये क्या है? Q², ये क्या है? स्मॉल ए, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस अप्रभावी। और PQ ये क्या है? हेटेरोजाइगस प्रभावी, ठीक है। यह प्रभावी क्यों कहा मैंने इसको? क्योंकि ए वाला जो है यहां पर खुद को दिखाएगा, खुद को प्रभावी दिखाएगा, और ए वाले को छुपा देगा, स्मॉल ए वाले को छुपा देगा। तो ये आपको यहां शायद अगर आपने वंशागति वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको यहां नहीं समझ में आएगा, वहीं आएगा ना। इसी एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन बहुत सा टाइम भी नहीं लगा सकते। चलो, इस सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो हार्डी साहब ने ये कहा था, विनबर्ग साहब ने ये कहा ही था कि मेरे सिद्धांत तभी लागू होगा जब ये कोई बदलाव नहीं होगा ना। तो जीन फ्लो, जीन प्रवाह इसको प्रभावित करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवंशिक अपवाह है, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, आनुवंशिक पुनर्विकास, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो इसको प्रभावित करती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्डी विनबर्ग के प्रिंसिपल को, हार्डी विनबर्ग का जो सिद्धांत है उसको कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं, तो आपको याद रखने ये सारे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी में लेके चलता हूं मैं आपको, ठीक है। हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में युग्मक विकल्पी अलील आवर्तियों और उनके लोकस सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर रहते हैं। जीन कोष कुल जीव संख्या में होने वाले युग्म विकल्पी सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं, मतलब कोई विकास नहीं होता, इसमें कोई चेंज बदलाव नहीं आता। इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवर्तियां एक होती हैं, ठीक है, तथा व्यष्टिगत आवर्तियों को P, Q आदि कहा गया। द्विगुणित में P तथा Q अलील A, मतलब कैपिटल A और स्मॉल a की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक जीव संख्या में कैपिटल A बता दिया मैंने आपको, है ना। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस प्रभावी की आवृत्ति साधारणतः P² होती है। ठीक इसी प्रकार से कि Q की आवृत्ति
स्मॉल ए आएगा, यहाँ पर एक बीच में मिस कर रखा है एनसीईआरटी ने, स्मॉल ए की आवर्ती क्यू स्क्वायर होती है, ठीक है, और कैपिटल ए स्मॉल ए की 2pq होती है, ठीक है। अतः p स्क्वायर प्लस 2pq, ये आपको मैंने बता ही दिया ना, इसको ऐसे लिख देंगे कि द्विपदती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति यह है, ठीक यही जब नापी गई आवर्ती अपेक्षित मान से भिन्न होती है, यह वापस बोलो, ठीक है। ये आपको ये जो इक्वेशन दिख रही है, ये तभी इसकी वैल्यू 1 तभी नहीं आएगी जब वो 5 कारक जो थे उनमें से कोई एक हो जाएगा ना, तब ये नहीं आएगी, एक नहीं आएगा। अगर उन 5 कारक थे उनमें से कोई एक भी नहीं होगा ना, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। चलो यही कहनी चाहती है एनसीईआरटी। अपेक्षित मान से भिन्न होती है, यह भिन्नता दिशा, विकास या परिवर्तन की व्यापकता का संकेत देती है, ठीक है। मतलब ये अगर एक नहीं आया ना, इसकी वैल्यू अगर एक नहीं आई, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, वहां पर विकास हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू एक आ गई, मतलब वहां पर उस जनसंख्या में कोई विकास नहीं हो रहा। किसी एक जनसंख्या पर अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू, ये जो अपनी इक्वेशन है इसमें अपन पुट करेंगे वैल्यू, और वहां पर अगर एक नहीं आया, ठीक, आंसर एक नहीं आया, इसका मतलब क्या है, वहां पर विकास हो रहा है। अगर एक आ गया मतलब वहां पर विकास नहीं हो रहा, ठीक है। चलो, आनुवांशिक साम्यता में विभिन्नता, जैसे कि एक जीव संख्या में एलील की आवर्ती में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकास होता है। 5 घटक हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं। 5 घटक में कौन से होते हैं मैंने आपको बता ही दिया। यह है जीन पलायन, जीन प्रभाव जिसको कहते हैं, आनुवांशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवांशिक पुनर्योग तथा प्राकृतिक वर्ण, ये मैंने आपको बता दिया ना। जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है तो जीन आवर्तियां भी बदल जाती हैं। जब कोई जीव संख्या, कोई पॉपुलेशन है, उसका जो स्थान अगर चेंज हो जाएगा, कोई मतलब इंडिया के लोग दूसरी जगह जाकर रहने लग जाएंगे, तो वहां पर जीन आवर्तियां जो है वो भी बदल जाएंगी, ठीक है। यह दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या में होता है। नई समष्टि में नई जीनें और अलील जोड़ दी जाती हैं। दो नई समष्टि बनेगी, कोई नई जनसंख्या बनेगी, उसमें नए जीन जो है वो जुड़ जाएंगे। पुरानी समष्टि में ये घट जाती हैं। यदि जीन स्थानांतरण बार बार होता है तो जीन प्रवाह संभव हो जाता है। अगर जीन स्थानांतरण बार बार होगा ना, मैं कहता है एक जगह से लोग जो है अफ्रीका वाले इंग्लैंड बार बार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीन प्रवाह हो जाएगा, ठीक है, जीन प्रवाह संभव होता है। यदि यह परिवर्तन संयोगवश होता है तो आनुवांशिक अपवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। कभी कभी अलील आवर्ती का यह परिवर्तन समष्टि के नए नमूने में इतना भिन्न हो जाता है तो यह नूतन प्रजाति की स्पीसीज ही हो जाती है। कई बार जो है ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट में, एक मिनट, कई बार जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर जो नई स्पीसीज बनी है वो इतनी अलग बन जाती है कि वो एक नई स्पीसीज का रूप ले लेती है। मौलिक अपवाहित समष्टि संस्थापक बन जाती है और इस प्रभाव को संस्थापक प्रवाह कहते हैं। संस्थापक प्रवाह है, मैंने आपको बता दिया। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि नई स्पीसीज वहां पर बन रही थी, कुछ लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए और वहां पर रहने लगे, तो वो क्या है, फाउंडर इफेक्ट है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तनों का वर्ण होता है तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप दृश्य प्ररूपों का आविर्भाव होता है। कुछ पीढ़ियों के बाद यही नव प्रजाति स्पीसीज की उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे अपन सूक्ष्म जीवों की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, देखो इंसानों की अपन स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब अपन जीवाणु की स्टडी करते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है, क्योंकि जीवाणु की जो अपनी जीवन अवधि जो होती है वो कम होती है। तो वहां पर अपन स्टडी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर अपन को पता लगता है कि अगर लाभकारी उत्परिवर्तन हो रहा है, कोई एक यहाँ पर बहुत सारे जीवाणु हैं, ठीक है, बहुत सारे जीवाणु हैं, इनमें से अगर इनके अंदर, ये दो के अंदर क्या हो गए, लाभकारी उत्परिवर्तन आए हैं, तो ये आगे जाके एक नई क्या प्रजाति का रूप ले लेगी, है ना, नई स्पीसीज का रूप ले लेगी। प्राकृतिक वर्ण प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है, नेचुरल सिलेक्शन वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, अधिक जीवन सम वंशानुगत विविधता को जनन के अधिक अवसर मिलते हैं। अब प्राकृतिक वर्ण क्या है समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको यहां पर नाम आया तो बता देता हूं। नेचुरल सिलेक्शन वो है कि दो स्पीसीज है ए और बी, इनमें से उसको वो आगे अपनी जनसंख्या बढ़ा पाएगी जो ज्यादा क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग फिट रहेगी, जो ज्यादा फिट रहेगी वही आगे जीवित रह पाएगी और वो अन्यथा मर जाएगी, ठीक है। तो ये यहां पर कहना चाह रही है। और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती है, ठीक है। तार्किक विश्लेषण में हमें विश्वास दिलाता है कि उत्परिवर्तन या युग्मकों उत्पादन के दौरान पुनर्योजनन या जीन अपवाह का परिणाम होता है। कि ये जो अपन को तार्किक जो विश्लेषण है ये हमें ये बताते हैं कि जब दो युग्मक बन रहे होते हैं ना, किसी एक पेरेंट से मान लो मेल के युग्मक बन रहे होते हैं, तो उसके अंदर जीन का बदलाव आता है, ठीक है। जीन आवर्ती या अलील
सॉरी यहाँ पर युग्मकोत्पादन के दौरान पुनर्योजन या जीन अपवाह का परिणाम होता है। जीन आवृत्ति या एलील आगामी पीढ़ियों में परिवर्तन होता है। जनन की सफलता के सहारे से ही प्राकृतिक वर्ण इसको भिन्न समष्टि का आभास दे देता है। प्राकृतिक वर्ण स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। दिशात्मक परिवर्तन या विदारण डिस्पर्सन, जो ये यहां पर आ जाओ, ये ग्राफ देखने अपन को, देखो ये इस ग्राफ को ध्यान से देखना भाई, इस ग्राफ को ध्यान से देखना। ये जो ग्राफ है किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है भैया किसको? स्टेबलाइजेशन को दिखा रहा है। स्थायी कारक है ना, चलो स्थायी कारक है ये। थोड़ा सही लिखते हैं इसको, चलो स्थायी कारक है, स्थायी कारक। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। यह ग्राफ तब आता है जब कोई एक रेंज में चीजें हो, कोई एक रेंज में चीजें हो। मान लो 1 और 5 की रेंज है, 1 और 5 की रेंज है, मतलब कोई चीज अगर 5 से ज्यादा हुई ना तो वो खत्म हो जाएगी, और कोई चीज अगर 1 से कम हो गई तो भी वो खत्म हो जाएगी। मतलब वो चीज 1 और 5 के बीच में ही वो रहनी चाहिए। अगर वो 1 और 5 से अधिक हुई तो भी वो गड़बड़ है, और 1 से अगर कम हुई तो भी गड़बड़ है। तो यहां पर क्या है, 1 और 5 के बीच में रहेगी तो वो क्या है, स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जो ह्यूमन बेबीज है, ठीक है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वेट यहां पर ले लेते हैं ना। अगर एक बच्चे का जो वेट है वो बहुत ज्यादा अधिक हुआ तो जो मदर है उसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर बच्चे का वेट बहुत ज्यादा कम हुआ तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अरे सही बात है क्या? मैं कह रहा हूं जो ह्यूमन बेबीज है, बच्चे जो हैं, जो पैदा होते हैं, उस टाइम पर अगर बच्चे का वेट बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा हुआ, एक रेंज से ज्यादा हुआ, तो मदर की डेथ हो जाएगी। और अगर बच्चे का वेट बहुत ज्यादा कम हुआ तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। मतलब अगर एक रेंज से ज्यादा, एक सीमित जो आपकी रेंज है, अगर उससे अधिक वेट हुआ तो भी एक इंसान की मृत्यु होनी है, और अगर सीमित एक रेंज जो है उससे अगर कम वेट हुआ तो भी एक इंसान की मृत्यु होनी है। मतलब अगर रेंज में काम हुआ ना, अगर रेंज में काम हुआ तो दोनों जीवित रहेंगे, और अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो भी एक इंसान की मृत्यु, और कम हो जाएगा तो भी एक इंसान की मृत्यु। तो चीजें क्या रहेंगी यहां पर, स्टेबल रहेंगी, स्थायी रहेंगी, है ना। स्थायी कारक इसीलिए कहा इसको। तो एग्जाम्पल क्या इसका, बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज। चलो अगला देखते हैं अपन, इसको देखो, इस ग्राफ को देखो। ये वाला ग्राफ तो थोड़ा सा गलत है यार, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। इस वाले को मैं यहां बना रहा हूं, मतलब गलत, इसमें समझ में नहीं आ रहा ढंग से, इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं। एक मिनट, चलो अब देखना, ये कुछ इस प्रकार का है ना, ये वाला जो है ये कुछ इस प्रकार का, डायरेक्शनल कहते हैं इसको, दिशात्मक कहते हैं ना। ये ग्राफ कौन सा, दिशात्मक। चलो इसको यहां नहीं लिखते, यहां पे लिखिए रखा है ना दिशात्मक, ठीक है। ये क्या दिशात्मक है ना, ये ग्राफ दिशात्मक। कैसे भैया दिशात्मक कैसे? इस दिशात्मक ग्राफ के अंदर क्या होगा कि एक जो प्रजाति है वो तो बढ़ती रहेगी, एक प्रजाति जो है, एक प्रजाति के लोग जो, एक प्रजाति के अंदर कुछ लोग तो एक बढ़ते रहेंगे और कुछ लोग जो है वो घटते रहेंगे। कैसे भैया? एग्जांपल दो इसका, जिराफ की जो नेक लेंथ है उसका एग्जांपल हो जाएगा। कैसे? जिराफ के अंदर जिनकी गर्दन लंबी हो गई, जिनकी गर्दन लंबी हो गई, वो तो बढ़िया टहनियों से खाना चारा खा रहे थे, टहनियों को चर रहे थे बढ़िया, तो उनकी जनसंख्या तो बढ़ती जा रही थी, और जिनकी गर्दन लंबी नहीं हुई उनकी घटती जा रही थी, एक दिशा के अंदर बढ़ रही थी, है ना। तो यहां पर ये करके किसको दे रहा है, दरअसल एक दिशा के अंदर बढ़ रहा है। कैसे? जिनकी गर्दन लंबी हो गई वो बढ़ते जा रहे थे, जिनकी गर्दन नहीं हुई वो घटते जा रहे थे। तो यहां पर क्या है, दिशात्मक है ये। चलो अगला देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इसमें 2 शिखर बन रहे हैं। 2 शिखर का मतलब क्या है? यहां पर डार्विन फिंचेज एग्जांपल है। क्या है? डार्विन फिंचेज एग्जांपल है। कैसे भैया? जहां पर देखो जो चिड़ियाएं यहां पर देखो, दोनों जो चिड़ियाएं अलग अलग हो गई। पहले वो बीज भक्षी थी, पहले वो क्या थी, बीज भक्षी थी, ठीक है। अब उन्होंने खुद को चेंज कर लिया, उन्होंने खुद को क्या कर लिया, बदल लिया। कुछ उनमें से कीड़े खाने लग गई, कीट खाने लग गई, कुछ उनमें से फल खाने लगी, कुछ में कैक्टस खाने लग गई, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जो कुछ चिड़ियाओं की चोंच लंबी होती जा रही थी, कुछ की छोटी होती जा रही थी, तो दोनों टाइप की चिड़ियाएं जो है वो जिंदा रही, ठीक है। यहां पर जिराफ की बात करी अपन ने, तो जिनकी गर्दन लंबी हुई वो तो उनकी जनसंख्या बढ़ी, और जिनकी छोटी रही वो खत्म हो गई। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो चिड़ियाओं की लंबी चोंच थी वो भी रही, और जिनकी छोटी रही वो भी रही, है ना। तो बीच वाला कोई नहीं रहा, लंबी वाली भी चिड़िया रही है, छोटी वाली भी रही है, बीच वाले कोई भी नहीं रहा। ये जो है, ये ग्राफ जो है ये विदारक है, ठीक है। चलो यहां पर इसी की बात करी थी। चलो
अब बात करें विकास का संक्षिप्त विवरण, ठीक है, और विकास का संक्षिप्त विवरण मैं यहां दे देता हूं आपको। विकास का संक्षिप्त विवरण पढ़ने से पहले दो बातें और कर लेते हैं। चलो पादप विकास की बात कर लेते हैं, प्लांट इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। चलो प्लांट इवोल्यूशन, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एरा लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है पीरियड लिखे हुए हैं, पीरियड, ठीक है। मैं कह रहा हूं एरा और पीरियड क्या है। एरा भी एक टाइम की यूनिट है, जैसे शताब्दी, ठीक है, और दशक, ठीक है, दशक 10 साल का, शताब्दी 100 साल की, ठीक है। वैसे ही एरा भी एक टाइम की यूनिट है और वैसे ही पीरियड भी एक टाइम की यूनिट है, दोनों समय की यूनिट है, ठीक है। एरा बड़ा होता है, पीरियड छोटा होता है एरा के कंपेयर में, ठीक है। तो ये 3 एरा है अपने पास में, 3 क्या है, एरा है अपने पास में, प्लियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। क्वेश्चन आता है भैया यहां से, ध्यान से देख लेना ना, प्लियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, 3 अपने पास में एरा है। पीरियड कितने हैं अपने पास में, प्लियोजोइक जो एरा है इसके अंदर 4 पीरियड है जी, ठीक है। प्लियोजोइक एक एरा है, उसके अंदर 4 पीरियड हैं, कौन कौन से, सिलूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ठीक है। मीजोजोइक एक बड़ा एरा है, इसके अंदर 3 पीरियड हैं, कौन कौन से, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ठीक है। फिर सीनोजोइक जो है इसके अंदर 2 एरा है, टर्सरी और क्वाटरनरी। यहां तक बातें समझ में आ गई, एरा बड़ा है, पीरियड उसके अंदर छोटे हैं। चलो अब बात करें अपन प्लांट्स की बात कर लेते हैं, कौन सा प्लांट कब आया, ठीक है। तो जो आपका मीजोजोइक प्लियोजोइक एरा जो था, P4 प्लियोजोइक एरा, P4 पुराना, सबसे जो पुराना है वो कौन सा है, प्लियोजोइक एरा है। पुराने से हम नए में आएंगे, प्लियोजोइक एरा सबसे पुराना, सीनोजोइक में आएंगे, फिर ना नए में आएंगे, ठीक। चलो प्लियोजोइक के अंदर सबसे पुराना जो पीरियड है वो कौन सा, सिलूरियन सबसे पुराना पीरियड है। तो प्लियोजोइक जो आपका एरा था इसके अंदर ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई किसकी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, ठीक है। प्लियोजोइक जो एरा था, सॉरी प्लियोजोइक जो आपका एरा था उसके अंदर उत्पत्ति हुई किसकी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में बात करूं मीजोजोइक एरा की बात करूं मैं, मीजोजोइक एरा के अंदर क्या हुआ, इनका तो राज हुआ, उत्पत्ति कब हुई इनकी, प्लियोजोइक एरा के अंदर। मीजोजोइक के अंदर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, अब ये बड़े हो गए थे, इनका राज हो गया था उस टाइम पे, कब, मीजोजोइक एरा के अंदर। मतलब राज का मतलब जो उस टाइम पर आज अपन को जैसे एंजियोस्पर्म दिखते हैं ना, हर जगह फूल वाले पौधे दिखते हैं, वैसे ही उस टाइम पर आपको हर जगह ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो यही दिखते थे, यही सारे दिखते थे उस टाइम पर। ये तो इनका एक तरफा राज था, हर जगह पर यही उगे हुए थे। और उस टाइम पर एक का जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ उस टाइम पर, उत्पत्ति हुई एंजियोस्पर्म की, ठीक है। मीजोजोइक जो एरा था उसके अंदर एक तरफा राज था किसका, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो का, लेकिन उस टाइम पर उत्पत्ति हुई किसकी, एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पे। फिर आया एरा, सीनोजोइक एरा आया, और आज सीनोजोइक एरा के अंदर किसका राज है, एंजियोस्पर्म का राज है। किसका राज है, एंजियोस्पर्म का। याद क्या रखना आपको, प्लियोजोइक एरा के अंदर आपको उत्पत्ति हुई किसकी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो की उत्पत्ति हुई थी। मीजोजोइक के अंदर उसकी राज आया उनका, ठीक है, और उस टाइम पे उत्पत्ति हुई किसकी, एंजियोस्पर्म की, कब हुई, मीजोजोइक के अंदर। और आज जो राज है किसका, एंजियोस्पर्म का, ठीक है। एनिमल इवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, ये प्लांट इवोल्यूशन होगा, एनिमल इवोल्यूशन वही एरा, 3 एरा इसमें भी है, ठीक है। तो प्लियोजोइक से अपन स्टार्ट करते हैं। प्लियोजोइक एरा के अंदर सिलूरियन जो आपका पीरियड है ना, सिलूरियन पीरियड, उसके अंदर मछलियां आई, ठीक है, उसके अंदर मछलियों की उत्पत्ति हुई। देवोनियन पीरियड के अंदर एम्फीबियन आए। अपन को देखो इसमें क्या करना, अपन को एनिमल्स की अपन जब बात करें, एनिमल विकास की जब अपन बात करें, तो इसके अंदर अपन को पानी से अपन को हवा में उड़ना है, ऐसे याद रखना, पानी से अपन को हवा में उड़ना है, ठीक है। तो प्लियोजोइक के अंदर सिलूरियन जो पीरियड है उसके अंदर मछलियां आई, मछलियां कहां रहती है, पानी में। अब पानी से अपन को हवा में उड़ना है तो सबसे पहले पानी से जमीन पर तो आए, तो अपन को एक ऐसा जीव लाना पड़ेगा जो पानी से डायरेक्ट जमीन पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा जीव लेके आए जो पानी में भी रह सकता हो और जमीन पर भी आ सकता हो। तो मछलियां तो पानी में रहने वाली होगी। फिर देवोनियन पीरियड के अंदर कौन है, एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस जो है वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी आ सकते हैं। फिर कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर रेप्टाइल आए। रेप्टाइल अब जमीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो जमीन पर तो आ गए अपन को हवा में उड़ना है ना, पानी से हवा में उड़ना है अपन को, पानी से जमीन पर तो आए, ठीक है। रेप्टाइल जो रेंग रेंग के चल रहे थे, अपन को पहले खड़े हो जाए यार, रेंग रेंग के, जमीन के एकदम जुड़ के नहीं, अपन को हवा में उड़ना है तो अपन को थोड़े जमीन से थोड़ा ऊपर उठे, ठीक है। तो रेप्टाइल तो रेंग रेंग के चल रहे थे। फिर पर्मियन पीरियड के अंदर कोई खास चीज हुई नहीं। ट्राइसिक पीरियड के अंदर आए ममल्स, स्तनधारी आ गए ट्राइसिक पीरियड के अंदर। ट्राइसिक पीरियड के अंदर ममल्स और वो पैरों पर चलने लगे, जमीन से थोड़े ऊपर उठे, अपन को हवा में उड़ना है। जुरासिक पीरियड के अंदर कौन आ गए, बर्ड्स आ गए। और बर्ड्स तो क्या आपको पता है हवा में उड़ते हैं, तो पानी से अपन को हवा में उड़ना है। और आज के टाइम पर सीनोजोइक पीरियड, सीनोजोइक जो एरा है, इसके अंदर आपको बर्ड्स भी मिलते हैं, ममल्स भी मिलते हैं, फिशेस भी मिलते हैं, एम्फीबियंस भी मिलते हैं, रेप्टाइल्स भी मिलते हैं भाई। तो ऐसा है कि मिलते सारे आज के टाइम पर अपन को ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन वो सारे नहीं मिलते, उनमें से बहुत सारी चीजें विलुप्त हो चुकी हैं। जो पुराने टाइम पे जो जीव थे, पुराने टाइम के बहुत सारे रेप्टाइल जो है वो विलुप्त हो गए आज के टाइम पे, बहुत सारे ममल्स जो है पुराने टाइम के वो विलुप्त हो गए, बहुत सारी मछलियां विलुप्त हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मैं आपको एक थोड़ा सा होमवर्क टाइप दे देता हूं। ये वाला जो है ना, इसको मैंने समझा तो आपको दिया है, ठीक है।
प्लियोजोइक्स, मीजोजोइक्स, सिनोजोइक इसको है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ब्रायो के एग्जांपल दे दिए, टेरिडो के एग्जांपल दिए। आपको ये तो पता लग गया कि ब्रायोफाइट कब आए, टेरिडोफाइट कब आए, जिम्नोस्पर्म कब आए, फिशेस कब आए, आपको ये तो याद रह गया। लेकिन अब ब्रायो का अगर आपको एग्जांपल दे दिया तो आप घूम जाओगे, इसलिए आपको ये वाला जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो एग्जांपल्स आपको याद करने, इसको एक बार समझ लेना टेबल को, ठीक है। ये वाला डायग्राम, एक ये वाला डायग्राम एनिमल्स का है, इसको भी आपको समझना है, ठीक है। चलो, जहां दिक्कत है पूछ लेना मेरे को, ठीक है। अब मैं आपको ये जो संक्षिप्त वाला है इसको संक्षिप्त में खत्म करता हूं मैं, ना। ये जो विकास के संक्षिप्त विवरण है इसको संक्षिप्त में खत्म करता हूं। अपन ने जो अभी तक पढ़ा है ना वही बातें आएंगी इसमें। चलो आ जाओ, खत्म करते हैं इसको। विकास का संक्षिप्त विवरण। ब्रह्मांड की आयु कितनी? 20 बिलियन ईयर्स, है ना, 20 बिलियन साल है ना। पृथ्वी की आयु 4.5 बिलियन, ये आती है एग्जाम के अंदर। जीवन का एक कोशिकीय रूप कब आया? 3 बिलियन साल पहले आया। जीवन का कोशिकीय रूप कब आया? 200 मिलियन साल पहले आया। अकशेरुकी कब आए? 500 मिलियन साल पहले। जोलेस फिश, ठीक है, जबड़ा रही जो फिश आपकी जो मछली है वो कब आई? बिना जबड़े वाली मछली कब आई? 350 मिलियन साल पहले आई। समुद्री खरपतवार कब आई? 320 मिलियन साल पहले आई। फिश लाइक रेप्टाइल, मछली जैसे रेप्टाइल कब आए? वो आए 200 मिलियन साल पहले। डायनासोर विलुप्त कब हुए? एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 65 मिलियन साल पहले हुए। सिलोकेंथ फिश, ठीक है, सारी की सारी डेटा जो आता है ना वो सारा का सारा लिख के ले आया। अब तो याद रखना आपको, ना। सिलोकेंथ फिश जो है, ये मछली जो है, सिलोकेंथ मछली जो है, इसको अपन ने विलुप्त मान लिया था। इसको अपन ने विलुप्त मान लिया था कि ये तो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त मान लिया था इसको। लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर 1938 के अंदर इसको, ये जो सिलोकेंथ मछली है ये देखी गई। सिलोकेंथ मछली जो है इसको विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन 1938 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर इसको देखा गया, ठीक है। ये आपको बातें याद रखनी है। बिगेस्ट डायनासोर कौन सा था? टायरेनोसोर्स था। बिगेस्ट, सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? टायरेनोसोर्स था। और उसकी हाइट कितनी थी? 20 फीट की हाइट थी उसके अंदर, बहुत बड़ा था, ठीक है। डायनासोर का सबसे जो बड़ा डायनासोर था कौन सा था? टायरेनोसोर्स, ठीक है। पहले स्तनधारी, सबसे पहले स्तनधारी कौन से थे? मंजोरू, ठीक है, याद रखने। सबसे पहला जो स्तनधारी है वो कौन सा आया था? मंजोरू आया था, नाम था शुरू, ठीक है, मंजोरू, ठीक है। साउथ अमेरिकन एनिमल्स और नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स जो है वो पास पास में आ गए। भैया कैसे आए? ठीक है, महाद्वीप का विचलन हुआ, दोनों महाद्वीप का विचलन हुआ और दोनों क्या आ गए? पास पास में आ गए। और पास पास में आने से क्या हुआ? पास पास में आने से क्या हुआ? साउथ अमेरिकन जो एनिमल्स थे ना, साउथ अमेरिका के जो एनिमल्स थे उनको कौन खा गए? नॉर्थ अमेरिका के जो एनिमल्स है वो खा गए। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पास पास आ गए, महाद्वीप का विचलन हुआ और पास पास आ गए। इससे हुआ क्या? जो साउथ अमेरिका के जो जानवर थे ना उनको नॉर्थ अमेरिका वाले कुछ को तो खा गए और कुछ कुछ ऐसे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका वालों ने खाना चट कर गए सारे, है ना। तो ये बेचारे साउथ अमेरिका वाले खाना नहीं खा पाए तो ये वैसे मर गए। तो ओवर राइडन बाई नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स। क्या हुआ? महाद्वीप विचलन के कारण। ये आपको याद रखना है, बस पॉइंट याद रखना, आपको और कुछ नहीं याद रखना कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में महाद्वीप विचलन हुआ और उससे क्या हुआ? साउथ अमेरिका वाले खत्म हो गए क्योंकि नॉर्थ अमेरिका वाले उनको कुछ को खा गए और कुछ में खाने में कंपटीशन हुआ और नॉर्थ अमेरिका वाले जीत गए और ये मर गए, ठीक है। चलो, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो जीवित रहे। क्यों जीवित रहे? महाद्वीप का विस्थापन हुआ, ठीक है, महाद्वीप का विस्थापन हुआ, महाद्वीप अलग अलग हो गए और अलग अलग होने से क्या हुआ? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो जीवित रहे। इनको खाना खाने वाले ये फिर अकेले रहे, कोई कंपटीशन था ही नहीं, ठीक है। महाद्वीप का क्या हुआ? विस्थापन हो गया, अलग अलग हो गए महाद्वीप और उससे क्या हुआ? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है वो जीवित रहे। यहां पर क्या हुआ? महाद्वीप का विचलन हुआ, पास पास है महाद्वीप और यहां पर विस्थापन हो गया, अलग अलग हो गए। तो यहां पर जीवित रहे और यहां पर ये खत्म हो गए। चलो, ये खत्म हुआ। अब मानव विकास की अपन बात करते हैं, मानव विकास की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का और उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, कहां था? ये था मानव विकास। प्राइमेट्स की बात करते हैं ना, तो मंकी की बात करते हैं। प्राइमेट्स के अंदर मंकी है, ऐप है, ठीक है। मंकी जो है वो दो प्रकार के, बंदर दो प्रकार के, एक है न्यू वर्ल्ड मंकी और एक है ओल्ड वर्ल्ड मंकी। एक है न्यू वर्ल्ड मंकी और एक है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है भैया। न्यू वर्ल्ड मंकी जो है इसका एग्जांपल है स्पाइडर मंकी और ओल्ड वर्ल्ड वाला का एग्जांपल है रिसस मंकी। अब एग्जाम में क्या पूछेगा कि मानव के ज्यादा क्लोज कौन सा है? मानव के ज्यादा क्लोज कौन सा था इनमें दोनों में से? न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी, इन दोनों में से मानव के ज्यादा क्लोज कौन सा था? तो आपको क्या दोगे भैया? ओल्ड वर्ल्ड वाला तो पुराना था, न्यू वर्ल्ड वाला नया है, मतलब वही क्या है? मानव के ज्यादा क्लोज रहा होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड मंकी जो है वो मानव की ज्यादा क्लोज नहीं था, मानव की ज्यादा क्लोज ओल्ड वर्ल्ड मंकी था, वो ज्यादा क्लोज था, ठीक है। तो रिसस मंकी आपने देखा भी होगा 11th क्लास के अंदर जो RH ग्रुपिंग होती है वो रिसस मंकी, ठीक है। तो ये क्लोज टू ह्यूमन है ना, ह्यूमन की ज्यादा क्लोज है। ऐप की बात करें, ऐप के अंदर कौन है? गिब्बन है और ओरेंगोटोन है, ठीक है, ओरेंगोटोन है, ठीक है। गोरिल्ला है, चिंपैंजी है। अब इनमें चिंपैंजी जो है वो क्लोज टू ह्यूमन है ना, मानव की ज्यादा क्लोज है। चलो, ये बातें हो गई। अब मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूं, इसी सीक्वेंस में अपन पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में ना, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ड्रायोपिथेकस आए सबसे पहले, रामापिथेकस, शिवापिथेकस आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, उसके बाद प्री हिस्टोरिक मैन आए। प्री हिस्टोरिक मैन में कौन था?
होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस थे। फिर आए मॉडर्न मैन, ठीक है, मॉडर्न मैन के अंदर कौन थे, निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस। इनको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस बता रहा हूं ना, पहले सीक्वेंस बता देता हूं। तो ड्रायोपिथेकस आए सबसे पहले, फिर रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर प्रीहिस्टोरिक मैन, फिर मॉडर्न मैन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको। मानव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मैन। चलो, ड्रायोपिथेकस 15 मिलियन साल पहले आए थे। ड्रायोपिथेकस कब आए, 15 मिलियन साल पहले आए थे। ठीक है, ये ऐप लाइक थे, ठीक है, ऐप जैसे थे ये, ठीक है, फल खाते थे। ये बातें जो मैं यहां पे लिखी हुई हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है, बस याद रख लेना। ड्रायोपिथेकस कब आए, 15 मिलियन साल पहले आए थे। ऐप लाइक दिखते थे, ऐप जैसे थे ये, फल खाते थे। ठीक है, चिंपैंजी जैसे चलते थे, चिंपैंजी जैसा चलता है वैसे ही चलते थे। अफ्रीका और यूरोप में ये रहते थे। ठीक है, ड्रायोपिथेकस आए कब, 15 मिलियन साल पहले। ऐप जैसे थे, फल खाते थे और चिंपैंजी जैसे चलते थे और अफ्रीका और यूरोप में रहते थे। बस खत्म हो गई बातें। फिर दूसरा कौन, रामापिथेकस। रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस दोनों ही 15 मिलियन साल पहले थे। रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस दोनों ही 15 मिलियन साल पहले थे। फर्क क्या है, जो ड्रायोपिथेकस है वो अफ्रीका और यूरोप में मिले उसके अवशेष, और अपन को रामापिथेकस वाले के इंडिया की साइड में मिले अपन को, है ना। हाँ, रामापिथेकस 15 मिलियन साल पहले ही आया, ठीक है, वो भी 15 मिलियन साल पहले, दोनों को याद रखना सेम ही है। ये मानव जैसा ज्यादा था, रामापिथेकस जो है वो मानव जैसा था और ये ऐप जैसा था। ये फर्क आपको याद रखना है। ये बीज और हार्ड नट खाते थे। रामापिथेकस जो थे वो बीज खा लेते थे और हार्ड नट, ठीक है, ये खाते थे। और ये भी चिंपैंजी जैसे चलते थे। फिर आए मानव जैसे प्राइमेट आए। ठीक है, मानव जैसे प्राइमेट कब आए, 3 से 4 मिलियन साल पहले आए। ठीक है, ये होमिनिड जैसे गुण थे। होमिनिड जैसे मतलब मानव जैसे गुण थे इनमें भी, है ना। इनमें कैसे थे, मानव जैसे गुण, मानव जैसे, ठीक है, मानव जैसे गुण थे। ये कहां मिले इनके अवशेष, इथियोपिया और तांजानिया में खोज हुई इनकी। ठीक है, जो मानव जैसे प्राइमेट है कब आए, 3 से 4 मिलियन साल पहले आए। बोले ठीक है भैया, होमिनिड जैसे गुण थे, मानव जैसे गुण थे, इथियोपिया और तांजानिया में इनकी खोज हुई। हाइट कितनी थी, 4 फीट की इनकी हाइट थी, बहुत छोटे छोटे थे बेचारे, है ना, 4 फीट की हाइट थी। फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी जो है, जो खोपड़ी की जो साइज है ना, खोपड़ी की साइज है वो कितनी थी, अवशेष अपन को मिले हैं, खोपड़ी इनकी मिली है, तो खोपड़ी की साइज अपन को कितनी देखने के लिए मिली, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आए मानव, इनकी खोपड़ी की साइज है 500 से 700 सीसी। सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर खोपड़ी की साइज है। ठीक है, खोपड़ी कितनी बड़ी है ना, तो भैया 500 से 700 सीसी कैसे, कुछ की खोपड़ी छोटी रही होगी, कुछ की बड़ी रही होगी। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बहुत सारे अवशेष मिले होंगे, कुछ अवशेष उनमें 700 सीसी पाई गई होगी, कुछ में 500 सीसी, इसलिए कह देगी 500-700 सीसी इनकी होती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये फर्स्ट ऐप मैन थे, पहले ऐप मैन ये थे। ठीक है, मानव जैसे थे ये, पहले मानव जैसे यही थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट मानव जैसे थे। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। कहां रहते थे ये, ईस्ट अफ्रीका के अंदर रहते थे। पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, लेकिन फल खाते थे। खाते फल ही थे लेकिन शिकार करते थे। पत्थर के इनके पास में हथियार थे, उनसे ये शिकार करते थे, लेकिन खाते फल थे, मीट नहीं खाते थे। शिकार जरूर करते थे लेकिन फल ही खाते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आया प्री हिस्टोरिक मैन। कौन आया, प्री हिस्टोरिक मैन आया। और प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर कौन आया, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कब आया, 2 मिलियन साल पहले आया था ये। ठीक है, ये स्किलफुल मैन था, टूल मेकर था, हैंडीमैन था, औजार बनाते थे, ये औजारे बनाते थे। स्किलफुल था ये, टूल मेकर था, औजार बनाने वाला था, औजार इन्होंने बनाए थे। ठीक है, चित्रकारी भी करते थे ना, हैंडीमैन थे ये। 650 से 800 क्या थी, खोपड़ी की साइज थी। ठीक है, मानव जैसे थे, खोपड़ी की साइज याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, तो सबकी खोपड़ी की साइज याद होनी चाहिए आपको, है ना। मानव जैसे थे ये भी। ठीक है, मांस नहीं खाते थे, अभी तक किसी ने मांस नहीं खाया, मांस नहीं खाते थे ये। ईस्ट अफ्रीका में ये भी रहते थे। चलो फिर आए होमो इरेक्टस। कब, कौन आए, होमो इरेक्टस आए 1.5 मिलियन साल पहले ना, 1.5 मिलियन ईयर्स। ठीक है, ये 15 नहीं है भाई, इसको 15 मत पढ़ लेना, ये 1.5 मिलियन साल पहले है ना, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन ईयर्स पहले ना। होमो इरेक्टस के अंदर कौन कौन है, जावा मैन है, इसके अंदर पैकिंग मैन है, हिडलबर्ग मैन है ना। जावा मैन कहां से मिला अपन को, इंडोनेशिया में। ठीक है, रहता था ये। पैकिंग मैन बीजिंग में रहता था, और हिडलबर्ग मैन जर्मनी में। जावा मैन, जावा ने क्या जलाई, आग जलाई। जावा मैन ने क्या जलाई, आग जलाई। ठीक है, आग क्यों जलाते थे, ये शिकार के काम में लेते थे, रक्षा के काम में लेते थे, और खाना पकाने के काम में लेते थे। आग से ये क्या करते थे, शिकार कर लेते थे। रक्षा कैसे करते थे, जो जानवर अगर पास मारे तो आग जला देते थे। ठीक है, आग जला देते थे और वो जानवर भाग जाता था। ठीक है, और ये खाना पकाने लग गए थे। कौन, जावा मैन। ठीक है, इंडोनेशिया में मिले थे इनके अवशेष। ये खड़े होकर चलते थे। कैसे चलते थे, खड़े होकर। ठीक है, मांस खाते थे। 1900 सीसी इनकी क्या थी, सॉरी 1900 बोलो, 900 सीसी, माफी चाहूंगा, 900 सीसी की क्या थी, खोपड़ी की साइज थी। चलो आगे बात करते हैं। मॉडर्न मैन आ गया, फिर क्या आया, मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव। ठीक है, निएंडरथल मैन, इसके अंदर कौन है, निएंडरथल मैन पहला। ठीक है, ये 10,000 से 40,000 साल पहले आया। 1 मिनट,
यार यहाँ पर 1 लाख है मेरे हिसाब से, 1 लाख से 40,000 साल। 1 मिनट, यहाँ मैं 1 लाख कर देता हूँ। अगर यहाँ गलती हुई तो आप देख लेना एनसीईआरटी में। कई 22 से 10,000 10,000, ये लाख हो गया। चलो हाँ, 1 लाख से 40,000 साल पहले आए। 1400 सीसी इनकी खोपड़ी की साइज थी, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल एशिया में ये रहते थे, ईस्ट सेंट्रल एशिया में ये रहते थे, ठीक है। और स्पीच सेंटर इनमें विकसित हो गया था। ये बोलने लग गए थे ना, ये बोलने की कोशिश करने लग गए थे। ऐसे मतलब जैसे अपन बोल रहे थे वैसे नहीं बोल रहे, लेकिन अपनी भाषा कुछ ना कुछ ये बोलते थे, बोलने लग गए थे ना। तो निएंडरथल मैन अब थोड़े से विकसित हो गई। 1400 सीसी नहीं क्या थी, खोपड़ी साइज थी। सभ्यता प्रारंभ हो गई, ठीक है। ये जो निएंडरथल मैन थे इनके बारे में ध्यान रखना है, ये इन्होंने सभ्यता प्रारंभ कर ली थी। सभ्यता का मतलब झोपड़ी बना ली थी इन्होंने, ठीक है, रहने के लिए झोपड़ी बना ली, ठीक है। अपने शरीर की रक्षा करने के लिए खाल का प्रयोग करने लगे। अपने शरीर पर क्या है, खाल पहनने लग गए थे, जानवरों की खाल पहनने लग गए। जो अमीर थे, इन्हें भी अमीर लोग थे, वो तो खाल पहन लेते थे, और जो गरीब थे वो बेचारे पत्ते बांध लेते थे, लेकिन पहनने लग गए थे ना, तो इनमें सभ्यता आ गई थी, ठीक है। अपने मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया था इन्होंने। और अपने जो इनके जो मर जाते थे लोग जो है, उनको क्या है, ये फेंकते नहीं थे। पहले तो ऐसे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन उनके ये जो निएंडरथल मैन था, ये अपने मृतकों को क्या करते थे, दफनाते थे, प्रॉपर दफना देते थे, ठीक है। और फिर बाद में ये हुआ कि इनको ये लगा कि जो आत्मा है वो अमर है, ठीक है। तो आत्मा अमर है, तो उस दफनाने के साथ साथ में क्या करते थे ये, उसके साथ में उसका सामान भी उससे दफन कर देते थे उसके साथ में, ताकि इनको लगता था आत्मा तो अमर है, शरीर ही मरा है, आत्मा अमर है, तो वो सामान आत्मा यूज कर लेगी। ऐसा भी कॉन्सेप्ट आ गया था इनके पास में। फिर है क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। ये आधुनिक में मानव की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। 50,000 से 10,000 साल पहले आया ये, ठीक है। 1650 सीसी इसकी क्या थी, खोपड़ी की साइज थी। गुफाओं की दीवारों पर ये पेंटिंग बनाई इन्होंने, गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग की क्रो-मैग्नन ने बनाई, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर आए होमोसेपियंस, जो आज के टाइम पर जो मानव है वो आया होमोसेपियंस। कब आया, 10,000 साल पहले आया। 1400 सीसी की दिमाग की साइज थी, ठीक है। दिमाग की बोल रहा हूं, खोपड़ी की साइज थी, ठीक है। खोपड़ी की साइज थी। कृषि की शुरुआत इन्होंने की, ठीक है। होमोसेपियंस ने कृषि की शुरुआत करी। यहां पर अपना मानव का जो विकास है वो खत्म हो जाता है। चलो अब कुछ साइंटिस्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो बनने इस चैप्टर में पढ़े हैं। साइंटिस्ट एस एल मिलर 1953 में इन्होंने काम किया था, अमेरिकन थे, मिलर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने ना। लुईस पास्चर, जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही आता है, ये बात बोली थी इन्होंने। ओपेरिन रशिया के थे, हार्लेन इंग्लैंड के थे। विकास का आधुनिक सिद्धांत दिया इन्होंने। हार्लेन ने हो डाइल्यूट सूप कहा, और डार्विन ने वार्म लिटिल पोंड कहा था, याद आया तो आपको, पहले पार्ट के अंदर बताया था मैंने आपको। अर्नस्ट हैकेल ने बायोजेनेटिक लॉ दिया। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने डिसअप्रूव किया एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, भ्रूणात्मक जो समर्थन था विकास का उसको डिस्कार्ड कर दिया था। किसने, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। अल्फ्रेड वेलेस जो थे वो नेचुरलिस्ट थे, और मेले आर्किपेगोले पे इन्होंने काम किया, ठीक है। लेमार्क जो थे फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, और इन्होंने कहा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जो आज मैंने अर्जित किए लक्षण वो मेरे बच्चों में भी जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेमार्क। थॉमस माल्थस, जनसंख्या पर सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। और उससे क्या है, डार्विन क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। हुगो डे व्रीज उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, ठीक है। चार्ल्स लायल एक साइंटिस्ट थे, भूविज्ञान का सिद्धांत दिया इन्होंने। एनसीईआरटी में नहीं आया लेकिन याद रख लेना। डार्विन प्राकृतिक वर्ण की बात करी, नेचुरल सिलेक्शन दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहां पर अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब वो करना क्या, आपको क्या करना है वो ध्यान से रखो। आपको ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन संक्षिप्त वाला पोर्शन, विकास का संक्षिप्त विवरण बता दिया मैंने आपको, बढ़ा दिया है ना। इसको आपको बस एक बार रीडिंग मारनी है। अपन रीडिंग मार लेते हैं किसकी, मानव विकास की रीडिंग मार लेते हैं। चलो, लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस आए, बता दिया मैंने आपको ना। इन लोगों के शरीर पर बालों से भरपूर थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे, बता दिया मैंने आपको। रामापिथेकस अधिक मनुष्य जैसे थे, बताया मैंने आपको ना। और ड्रायोपिथेकस ऐप जैसे थे, वन मानुष जैसे थे। इथियोपिया और तांजानिया में कुछ जीवाश्म इनके अस्थियों मानव जैसी प्राप्त हुई। ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टताओं द्वारा दर्शाते हैं। इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए 3 से 4 मिलियन पहले पूर्व मानव जैसे नर वानर गण आए, प्राइमेट्स आए, ठीक है। पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। ये लोग संभवतः ऊंचाई में 4 फुट रहे होंगे, बताया मैंने आपको, किंतु वे खड़े होकर सीधे चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकन आए, ठीक है। आदि मानव था ये, ठीक है। संभवतः पूर्व अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। साक्ष्य यह प्रकट होते हैं कि ये प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फलों का ही भोजन करते थे, ठीक है। खोजी गई अस्थियों में से कुछ अस्थियां बहुत ही भिन्न थी। इस जीव को पहला मानव जैसी प्राणी के रूप में जाना गया। पहला मानव जैसा कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकन थे, ठीक है। चलो, और उसे होमो हैबिलिस कहा गया। उसकी दिमागी पहला जो मानव जैसा था उसको होमो हैबिलिस, ठीक है, माफी चाहूंगा। उसकी दिमागी कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800 सीसी थी। वे संभवतः मांस नहीं खाते थे, अभी तक मांस किसने नहीं खाया।
91 में जावा में खोजे गए, एक मिनट, जावा में खोजे गए जीवाश्म ने अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया। यह चरण होमो इरेक्टस जो 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व पहले था, ठीक है। होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था जो 900 सीसी का था, ठीक है। होमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था, क्या खाता था, मांस खाता था, ठीक है। निएंडरथल मैन मानव 1400 सीसी आकार का वाला मस्तिष्क था, खोपड़ी की साइज है, ये ब्रेन की साइज नहीं है ना, दिमाग की साइज नहीं है कि दिमाग इतना इनका बड़ा दिमाग था, नहीं ऐसा नहीं, खोपड़ी बड़ी थी इनकी, है ना। 1 लाख से 40, हाँ 1 लाख था भाई, ठीक है। 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी मध्य एवं एशियाई दो देशों में ये रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को दफनाते थे, जमीन में गाड़ते थे, दफनाना ये बात है। होमोसेपियंस मानव अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों में से पार पहुंचा था तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला था। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिम युग में यह आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ और मानवों ने प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना की। गुफाओं में चित्र किसने बनाए थे, क्रो-मैग्नन ने बताया मैंने आपको ना। मानव बस्तियां बनना शुरू ही, सॉरी एक मिनट यहां पर रह गया, 18,000 वर्ष पूर्व हुई। कृषि कार्य लगभग 10,000 साल पहले आया और मानव बस्तियां बनना शुरू हुई। जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग है और सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। ये देखो इनकी खोपड़ी की साइज देखो, पहले देखो इनका, देखो जो जबड़ा था वो ऐसा था, पुराने टाइम पे जबड़ा ऐसा था, फिर जबड़ा छोटा होता गया, फिर छोटा होता गया। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन है ना, तो कि पहले जो पुराना टाइम के जो मानव थे उनमें और आज के टाइम के मानव में क्या फर्क आया है, तो जो जबड़े की साइज है ना वो कम होती गई है टाइम टू टाइम। समझ में आई बात है। चलो यहां पर अपना चैप्टर जो खत्म हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।